हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम लगाने वाले हैं ओलिव बोर्ड की वेबसाइट पर आरआरबी एनटीपीसी का लाइव टेस्ट। ठीक है जी। तो सबसे पहले आप यहाँ तक पहुँचेंगे कैसे? तो अगर आपने पहले से ऑलरेडी इसका एनटीपीसी का मॉक टेस्ट लगाया हुआ है तो जैसे ही आप खोलेंगे तो आपको ये होम पे दिख जाएगा, है ना। शुरुआत वाले पेज पे ही दिख जाएगा आपको ये। लेकिन अगर आप यहाँ तक मतलब आपके में ये नहीं दिख रहा है तो आप कैसे पहुँचेंगे? इनके टेस्ट के सेक्शन में जाना है आपको। साइड में ये टेस्ट दिख रहा है ना, टेस्ट के सेक्शन में जाके आपको एनटीपीसी पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। तो ये आरआरबी एनटीपीसी वाला दिख रहा है ना आपको, ये शुरुआत वाला। तो इस पे क्लिक करेंगे तो इसमें सबसे ऊपर आपको वो आरआरबी एनटीपीसी का जो लाइव टेस्ट चल रहा है इस वक्त, वही आपको दिख जाएगा। ठीक है जी। तो आजा भाई, ये रहा। ठीक है, तो ये आपको सबसे ऊपर ही इसमें दिख जाएगा। ठीक है ना। ये अवेलेबल टिल 18 मई, 18 मई तक ये अवेलेबल अवेलेबल रहेगा शाम को 7 बजे तक। ठीक है जी। तो आज हम ये वाला मॉक टेस्ट लगाएंगे। इससे पहले के भी जो इनके वीकली मॉक टेस्ट आते हैं वो हमने लगाए हुए हैं। तो उसके सॉल्यूशन अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है जी। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं और जो लोग नहीं जानते मैं उनको बता देता हूँ कि यहाँ पे हम देखेंगे इस मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन। इसमें आप सीख क्या सकते हैं? अप्रोच, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच, कि आप किस तरीके से एग्जाम में विद इन टाइम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। कैसे आप कई बार ऑप्शन से आंसर तक पहुंचेंगे, कैसे आप कई बार यूनिट डिजिट से आंसर तक पहुंचेंगे। और इसी तरीक इसी तरह की बहुत सारी छोटी छोटी सी चीज़ें जो आपका एग्जाम में बहुत सारा समय बचा सकती हैं, वो आप यहाँ पे सीख सकते हो। ठीक है जी। तो चलिए शुरू करेंगे। और शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर कि ओलिव बोर्ड की वेबसाइट पर अच्छे खासे लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। अच्छे खासे लेवल से मेरा मतलब है कि कुछ क्वेश्चंस, 8 से 10 क्वेश्चंस आपको ऐसे दिखेंगे जो थोड़े से लेंदी हो सकते हैं, टाइम टेकिंग हो सकते हैं। और उनमें भी स्पेशली 5-6 क्वेश्चन ही मैं कहूँगा, 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा ज़्यादा ट्रिकी होंगे या फिर थोड़ा सा टाइम टेकिंग होंगे। तो आपको इतना उसमें उलझने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है, ये अपने मेन एग्जाम में भी ध्यान रखना है कि उन क्वेश्चंस को जो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है उनको आपको स्किप करना है पहले गो में। ठीक है। बाद में अगर आपके पास टाइम बचता है तो उसमें टाइम खराब करिएगा, वरना पहले आप उसमें टाइम खराब करेंगे तो बाद में हो सकता है आपके इजी क्वेश्चंस जो एंड में है वो छूट जाएं। ठीक है जी। तो शुरुआत में ज़्यादा समय नहीं देना है ऐसे क्वेश्चंस को, है ना। ये मैंने अभी रिसेंट में हमने जितने भी इसके ओलिव बोर्ड के मॉक लगाए हैं उसके एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ आपको कि इसमें थोड़े से टफ क्वेश्चंस होते हैं बीच बीच में। और ऐसा नहीं है कि टफ क्वेश्चंस सारे ही होते हैं, 5 से 6 मैक्सिमम दिखेंगे आपको जो कुछ अच्छे खासे लेवल के होते हैं जिनको आप स्किप भी कर सकते हो। कोई बड़ी बात नहीं, आपको 100 के 100 अटेम्प्ट नहीं करने। आप 90 अटेम्प्ट करो, 92 तक भी अटेम्प्ट करोगे तो बहुत सेफ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और उसमें भी अगर आपका 80 प्लस 85 तक, 80 से 85 तक भी स्कोर आता है, बहुत ज़्यादा सेफ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना। तो उसके चक्कर में ट्रिकी क्वेश्चंस के चक्कर में, कैलकुलेटिव क्वेश्चंस के चक्कर में फंस के टाइम ख़राब नहीं करना है और उनको स्किप करना है। आगे बाद में टाइम बचता है जब देखेंगे। ठीक है ना। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। जॉइन टेक टेस्ट। तो फाइनली शुरू हो गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, जैसे ही मेरा ये नकली मार्कर आएगा तो मेरा ये नकली मार्कर तब काम करता है जब ये स्क्रीन पॉज हो जाती है। तो स्क्रीन पॉज होने की वजह से यहाँ पे ये आपको टाइम रुका हुआ दिखेगा। ये टाइम रुका हुआ नहीं है क्योंकि स्क्रीन पॉज हो गई है मार्कर की वजह से, इसलिए आपको ये टाइम यहाँ पे रुका हुआ दिख रहा है। जैसे ही मैं मार्कर को हटाता हूँ टाइम वापस से आपको कंटिन्यू होता हुआ दिख जाएगा। ठीक है जी। तो इस बात को आप दूसरे तरीके से ना लें, बाकी आपकी इच्छा, जैसे मर्जी लें। शुरू करते हैं चलिए आज का मॉक टेस्ट पहले क्वेश्चन के साथ। अगर आप क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो पॉज करके इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, हम देखेंगे इसका हिंदी में सॉल्यूशन। ठीक है जी। तो चलिए, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक कक्षा में छात्र और छात्राओं की संख्या का अनुपात इतना है, असफल छात्र और छात्राओं की संख्या का प्रतिशत इतना और इतना है। यदि कक्षा में उत्तीर्ण छात्राओं की संख्या इतनी है तो विद्यार्थियों की संख्या कितनी है बताना है। छात्र और छात्राओं की संख्या का टोटल अनुपात इतना दे रखा है, रेशियो। असफल यानी कि जो फेल हुए हैं छात्र, छात्र और छात्रा मतलब जो बॉयज़ और गर्ल्स का जो प्रतिशत है, तो 25% लड़के और 20% लड़कियां फेल हुई हैं। ठीक है। और टोटल उत्तीर्ण छात्रा, तो जो लड़कियां कुल पास हुई हैं ना, उनकी संख्या दे रखी है। तो आसान सा क्वेश्चन। तो बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो दे रखा है टोटल कितना, 7:8। ठीक है। और इसमें असफल छात्रों का प्रतिशत दे रखा है।
और सफल छात्राओं की संख्या दे रखी है, जो सफल गर्ल्स हैं, जो पास हुई गर्ल्स हैं, उनकी संख्या 448 दे रखी है। तो मुझे ये पता है टोटल लड़कियां 8 हैं, है ना। इसमें से 20% फेल हो गई, तो 80% बच्ची जो वो पास हुई होगी, है ना। 20% फेल हो गई तो 80% इसका पास हुई होंगी, तो 80% इसका पास हुई होंगी। इसको मैं सीधा लिख सकता था 4/5, है ना। तो ये पास होने वाली जो कुल संख्या है वो कितनी है, 448। ठीक है। तो मैं 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लूँ, 1 यूनिट की वैल्यू, तो ये 5 इधर चला जाएगा इंटू में ऊपर। ठीक है। और ये 8 चौक 32 किधर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है जी। तो 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 6 48। तो 4 से इसको काटें तो 4 एकम 4, 4 चौक 16, 14 पंजे 70। तो 1 यूनिट की वैल्यू 70 आ गई। ठीक है जी। पूछा गया इसने विद्यार्थियों की संख्या कितनी है टोटल, तो विद्यार्थियों की टोटल संख्या कितनी है, 7 लड़के हैं, 8 लड़के हैं। तो टोटल 8 7 15 यूनिट है टोटल विद्यार्थियों की संख्या। 1 यूनिट की वैल्यू 70 है, तो 15 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 15 7 105 और आगे 0। तो ऑप्शन नंबर बी इज दी हीरो। ठीक है जी। तो बी करेक्ट आंसर हो गया। और भी तरीके से आप इसको कर सकते थे, कैसे, छात्रों छात्राओं की संख्या का रेशियो दे रखा है, ठीक है ना। तो हमें पता है कि छात्रों और छात्राओं की जो संख्या है वो कुल मिला के 8 और 7 15 यूनिट होगी, ठीक है ना। तो 15 यूनिट की वैल्यू बतानी है आपको, तो जो भी आंसर होगा वो 15 का मल्टीपल होगा। तो आप 15 का मल्टीपल चेक करते, तो 15 8 120, 15 7 105, ये तो नहीं है 15 का मल्टीपल। दूसरा वाला मल्टीपल है 15 7 105, 15 दूनी 30, ये भी है। 15 7 105, 70, ये नहीं है। ठीक है। तो ये दो ऑप्शन थे जो 15 का मल्टीपल थे। तब भी आपको बेसिक से करना पड़ता दो ऑप्शन में से एक चुनने के लिए। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इंग्लिश में पढ़िए इसको, उसके बाद हिंदी में देखते हैं क्या बोला इसने। ये बराबर ये है, ए बी की वैल्यू ये है, तो 4a² + b² का मान बताना है आपको। तो 4a² + b² यानी कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बताना है आपको। तो आप दो तरीके से कर सकते हो, एक तो बेसिक तरीके से कर सकते हो और एक वैल्यू पुट कर सकते हो उसका। तो 42 कैसे लिख सकते हो आप, 42 को 6 × 7 = 42 लिख सकते हैं। तो अगर मैं ए की वैल्यू 6 रख दूँ, 6 दूनी 12, 12 में से 7 गया 5, सेटिस्फाई कर गया। तो ए का स्क्वायर कितना होगा, 36। तो 4a² यानी 4 × a² + b² कितना होगा, 7 7 49। तो ये कितना हो जाएगा, 6 चौक 24 का 4, 9 4 13, 3 यूनिट डिजिट आएगा, 3 ए की यूनिट, ए की ऑप्शन में 3 यूनिट डिजिट है। ठीक है जी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और अगर आप बेसिक से करना चाहते हो तो बेसिक से भी कर सकते हो। इसमें क्या करना होगा आपको, इसका होल स्क्वायर करते हैं, दोनों तरफ होल स्क्वायर कर देंगे। इधर इसका भी होल स्क्वायर और 5 का भी होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, a - b का स्क्वायर होता है a²। तो 2a का स्क्वायर हो जाएगा 4a²। ठीक है। +b² -2ab, तो -2 इंटू ए कितना है, 2a, और इंटू बी कितना है, b। ठीक है जी। बराबर कितना है, 5 पंजे 25। ठीक है जी। तो ये कितना हो गया, 2 दूनी 4ab, तो 4ab। तो ab की वैल्यू कितनी दे रखी है, 42। तो 42 चौका कितना हो गया, 4 दूनी 8, 4 चौक 16। तो ये माइनस का 68 जाएगा इधर, प्लस का हो जाएगा 168। तो 8 5 13, 6 2 8 और 1 9, 193। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी। तो इस तरीके से भी आप इसको कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज करके पढ़ सकते हो आप इसको, हिंदी में देखिए। जीव विज्ञान के क्षेत्र में संक्षेपण एटीपी का पूर्ण रूप क्या है। एटीपी शायद ये कोविड के टाइम में भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा था, और मॉक में तो ये पूछा ही जा चुका है, 2 3 बार मैंने देखा है इसको। तो एटीपी दो शब्दों का होता है पहली बात तो, और इसका जो फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन सही है। इंग्लिश में पॉज करके पढ़िए इसको, हिंदी में देखें। इंग्लैंड से ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधित्व करने वाले कैप्टन विलियम हॉकिंस 1608 में सूरत में एक कारखाना खोलने की अनुमति के लिए किस शासक से मिलने आए थे। तो भाई 1608 में विलियम हॉकिंस किसके दरबार में गए थे, जहांगीर के दरबार में। ठीक है जी। तो इजी सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज करके पढ़िए जल्दी से, उसके बाद हिंदी में देखेंगे क्या बोला इन्होंने। 5 मित्र हैं, इनका जन्म सोमवार से शुक्रवार के बीच होकर अलग अलग क्रमागत दिनों में हुआ, आवश्यक नहीं कि इसी क्रम में हुआ हो। ठीक है। क्यू का जन्म ना तो गुरुवार को हुआ है, ना ही वह आयु में सबसे छोटा है। तो एक बार लिख लेते हैं सोमवार से शुक्रवार तक। तो भाई सोमवार, मंगल, ठीक है, बुध, थोड़ा माउस से लिखते हैं तो समझ सकते हैं आप। ठीक है। बुध के बाद गुरु और उसके बाद शुक्र। ठीक है।
क्या बोला इसने, क्यू का जन्म ना तो गुरुवार को हुआ है और ना ही वह आयु में सबसे छोटा है, तो आयु का भी कुछ सीन है। और गुरुवार को इसका जन्म नहीं हुआ, किसका, क्यू का। ठीक है। आर टी से आयु में बड़ा है, आर जो है वो आयु में टी से बड़ा है, लेकिन उसका जन्म मंगलवार को नहीं हुआ। तो आर का जन्म मंगलवार को नहीं हुआ, ठीक है जी। और टी कहाँ पे है ये पता नहीं। पी का जन्म गुरुवार को नहीं हुआ, तो गुरुवार को पी का जन्म भी नहीं हुआ। ठीक है। टी का जन्म बुधवार को हुआ है, तो ठीक है जी, बुधवार को कौन जन्मे हैं, टी जन्मे हैं। ठीक है, और कुछ स्किप हो गया हमसे, देखें। आर टी से आयु में बड़ा है, तो आर जो है वो टी से आयु में बड़ा है, तो टी से पहले पैदा हुआ होगा, लेकिन जन्म मंगलवार को नहीं हुआ, तो आर सबसे ऊपर पैदा हुआ होगा। ठीक है। पी का जन्म गुरुवार को नहीं हुआ। ठीक है। अब क्या बचा इसमें, पी का जन्म कब हुआ ये पूछ रहा है। तो पी का जन्म गुरुवार को तो नहीं हुआ। अगर क्यू का जन्म, क्यू कहाँ पे है, क्यू के बारे में क्या बोला है, क्यू का जन्म ना तो गुरुवार को हुआ है ना ही आयु में सबसे छोटा है। तो क्यू का जन्म अगर गुरुवार को नहीं हुआ, तो या तो शुक्रवार को होगा या मंगलवार को होगा। बट वो आयु में सबसे छोटा नहीं है, इट मीन्स कि वो सबसे बाद में पैदा नहीं हुआ होगा, शुक्रवार से पहले वो पैदा हुआ होगा, तो यहाँ पे क्यू हो जाएगा मंगलवार को, है ना, सबसे छोटा नहीं है वो। और पी गुरुवार को पैदा नहीं हुआ, तो एक ही दिन बचा शुक्रवार, तो पी शुक्रवार को पैदा हुआ होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। जूतों को पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या को दर्शाता है, उन व्यक्तियों की संख्या कितनी है। क्या बात है, व्यक्तियों की संख्या कितनी है जिन्हें लोफर्स पसंद नहीं है। तो भाई लोफर्स कहाँ पे है, ये है लोफर्स, यानी कि ये जो सर्कल है, इस सर्कल से बाहर के व्यक्तियों को देखना है। ठीक है, इसके अंदर नहीं आने चाहिए, क्योंकि लोफर पसंद नहीं है, उन व्यक्तियों की संख्या बतानी है। ठीक है, तो इस यहाँ से शुरू करते हैं। 26 और 40, 40, 60, 66, 66 और 4, 70, 3, 73 और 7, 73 और 7, 80, 10, 90 और 90 और 20, 110। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, 110। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलिए पॉज करिए, इंग्लिश में जल्दी से पढ़िए, उसके बाद हिंदी में देखेंगे। क्या बोला इसने, तीन अक्षर समूह किसी एक तरह से समान है, तो ऑड वन आउट आपको छांटना है इसमें। तो इसके लिए मैंने आपको पहले से बताया हुआ, शुरुआत से मैं बोलता हूँ कि लास्ट वाले पेयर को सबसे पहले चेक करना है आपको। ठीक है, लास्ट वाले पेयर में चेक करेंगे तो एल से ओ, तो एल एम एन ओ +3, जी एच आई जे +3, पी क्यू आर एस टी +4 हो गया ना, तो यही ऑड वन आउट होगा। इसको देख लो, आर एस टी यू, सभी में +3 है, बस थर्ड वाले ऑप्शन में जो वो +4 है लास्ट वाला पेयर, तो ये ऑड वन आउट हो गया। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लिश में पॉज करिए जल्दी से, उसके बाद हिंदी में देखेंगे। क्या बोल रही है, इसको ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखा जाएगा ये पूछ रहा है। अब देखो ये तीन अल्फ़ाबेट्स हैं, तो इसको 1, 2, 3, 4, 5, 6, तीन अल्फ़ाबेट्स को 6 अल्फ़ाबेट से दिखाया गया, इट मीन्स कि एक अल्फ़ाबेट के लिए दो अल्फ़ाबेट हैं। ठीक है ना। ओ को एन पी से दिखाया, यानी एन ओ पी, तो ओ के एक बाद वाला दे रखा है, एक ओ से पहले वाला दे रखा है। ठीक है। डब्ल्यू के एक पहले क्या आता है, वी, वी डब्ल्यू एक्स, नहीं इसमें एक्स और वाई दे रखा है, यानी डब्ल्यू एक्स वाई, तो डब्ल्यू के आगे वाले दो दे रखे हैं, और ओ से एक पहले और एक बाद वाला दे रखा है। ठीक है, एन से एन ओ पी, इसके भी दो बाद वाले दे रखे हैं, तो डब्ल्यू और एन के दो बाद वाले दे रखे हैं, और ओ के एक पहले और एक बाद वाला। तो ओ के साथ ऐसा क्यों किया है, क्योंकि शायद ओ वोवेल है, इस वजह से किया हो। एक बार इसमें चेक करते हैं, तो पी के बाद दो क्या आएगा, पी क्यू आर। ई एक वॉवेल है, तो ई से पहले डी और ई के बाद एफ, बिल्कुल सही। तो वॉवेल के एक पहले एक बाद वाला, और बाकी कॉन्सोनेंट के आगे वाले दो दे रखे हैं। ठीक है, तो सी के आगे क्या आएगा, डी और ई, तो डी और ई कहाँ पे है इस ऑप्शन में, ये खत्म और ये ऑप्शन खत्म, दो ऑप्शन बचे। इसके बाद यहाँ पे भी टीवी है, यहाँ पे भी टीवी है, तो यू को तो चेक करना ही नहीं था, हालांकि यू से पहले क्या आएगा, टी, और यू के बाद वी। ठीक है, तो टीवी आ गया। बी के बाद क्या आएगा, बी के बाद सी और डी, तो सी और डी इस ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इंग्लिश में पॉज करिए जल्दी से, हिंदी में देखेंगे। बेंजीन एक महत्वपूर्ण हाइड्रोकार्बन है जिसका उपयोग मुख्य रूप से रासायनिक उद्योगों में डैश के रूप में किया जाता है। बेंजीन पहले भी पूछा जा चुका है मॉक्स में ही, है ना। तो बेंजीन क्या होता है, बेंजीन ईंधन तो नहीं होता ना, शायद उत्प्रेरक होता है ये पहले भी मॉक में आ चुका है, तो आई थिंक ये उत्प्रेरक होता है, आई थिंक। बाकी मेरी साइंस बहुत ख़राब है, पीवाई क्यूज तो मैं कर ही लेता हूँ साइंस के। तो इसमें आपको ये बताना है कि ये स्टार मार्क की जगह पे कौन कौन से पेयर आ सकते हैं इन चार ऑप्शन में से। ठीक है, तो सबसे पहले डिवाइड को चेक करना है कि अगर मैं डिवाइड जहाँ पे रखता हूँ वो कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। तो पहले मैंने यहाँ पे डिवाइड रखा,
तो ये बात 72 96 से कम्प्लीटली डिविजिबल है क्या? नहीं। बट इसके एंड में इंटू भी है, तो 24 चौका 96, ये कट जाएगा। देखो 72 अपॉन में 96, और इंटू में दे रखा है 24। एक सेकेंड, ये 24 दे रखा है, ठीक है। तो इससे कट जाएगा 24 से कम 24, और 24 चौका 96, फिर ये 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32। तो ये 18 आ गया। आगे क्या है, यहाँ पे क्या आएगा? इंटू के बाद प्लस 48, फिर -56 बराबर 10 है क्या? ये चेक करना है। तो 48, 50, 60 और 6 66, तो 66 में से 56 गए 10, तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लिश में पॉज करके जल्दी से पढ़िए, उसका हिंदी में देखिए। मानव मस्तिष्क के किस हिस्से से शरीर के तापमान को नियंत्रित किया जाता है? तो मानव मस्तिष्क के अलग अलग हिस्सों का क्या क्या काम होता है, ये बार बार मॉक में पूछा जा रहा है। हर एक हिस्से की टेबल याद रख कर लेनी है आपको कि किस हिस्से का क्या काम होता है मस्तिष्क के, ठीक है। तो जो तापमान को नियंत्रित करता है वो होता है हाइपोथैलेमस। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। इंग्लिश में पॉज करिए जल्दी से, उसका हिंदी में देखेंगे। मार्च 2023 में 2024 में नायाब सिंह सैनी ने हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। निम्नलिखित में से किसका स्थान लिया? तो नायाब सैनी जब बनाए गए थे उससे पहले कौन थे? उससे पहले थे मनोहर लाल खट्टर जी, बहुत समय तक ये रहे थे मुख्यमंत्री, ठीक है। और आज ये कौन है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन मिनिस्टर है भाई ये, ठीक है। प्रसिद्ध अंबुबाची मेला, ये बहुत इंपॉर्टेंट, कहाँ पे? आसाम से रिलेटेड। कहाँ पे है ये? कामाख्या मंदिर से जुड़ा हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। 90% आप में से जानते होंगे, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक लड़के ने एक लड़की का परिचय देते हुए कहा, एक लड़का लड़की का परिचय देते हुए कह रहा है कि उसकी सास, यानी कि लड़की की सास। तो किसी लड़की है, ये कोई लड़की है, इसका परिचय दिया जा रहा है, ठीक है। तो इसकी सास, उसकी सास का इकलौता पुत्र। तो इसकी सास कौन हो जाएगी? इसका पति होगा कोई लड़की का, लड़की के पति की माता, ये इसकी सास होगी। तो उसकी सास का इकलौता पुत्र, ये लड़का, ये लड़का उसकी सास का इकलौता पुत्र, यानी कि ये लड़का। मेरी पुत्री, तो यानी कि मैं हूँ कोई और मैं लड़का हूँ, क्योंकि लड़के ने लड़की का परिचय कराया। तो मेरी पुत्री, मेरी पुत्री की माता, तो मेरी पुत्री की माता यानी कि मेरी पत्नी। मेरी पुत्री की माता का पिता है, माता का पिता कौन है? ये व्यक्ति। तो वह लड़की, लड़की कौन थी ये? लड़के से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि मुझसे ये लड़की किस प्रकार संबंधित है? मेरी पत्नी की माता, मेरी पत्नी की माता मेरी सास। ऑप्शन नंबर डी इज दी खास, ठीक है। ठीक है जी। चलिए ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। पॉज करिए जल्दी से, इंग्लिश में पढ़िए, हिंदी में देखेंगे। एक्स वाई जेड, ट्राइंगल एक्स वाई जेड के अंतः केंद्र और बही केंद्र क्रमशः ओ और पी है। देखो भाई, अंतः केंद्र तो आप सभी को पता है, ये ट्राइंगल है, गंदा ट्राइंगल बन गया, एक और बार बनाते हैं इसको। ये है आपका ट्राइंगल, ठीक है। एक्स, वाई और जेड। अंतः केंद्र तो ये होता है कि इससे इसको मिलाया, इससे इसको मिलाया, और इससे इसको मिलाया, ठीक है। अंतः केंद्र क्या है? ओ है। बही केंद्र क्या होता है? इसको यहाँ तक बढ़ाया, इसको यहाँ तक बढ़ाया, और यहाँ से एंगल बाई सेक्टर, यहाँ से ये एंगल बाई सेक्टर, ऊपर से ये एंगल बाई शिट, ये एंगल बाई सेक्टर ऊपर से सीधा आके यहाँ मिलता है, इसको कहते हैं हम बही केंद्र, ठीक है। तो ये पी दे रखा है, ओके। तो एक्स पी जेड, तो एक्स पी जेड यानी कि ये दे रखा है आपको 34, ठीक है। एक्स ओ जेड पूछ रहा है, तो एक्स ओ जेड यानी कि ये वाला जो है, ये एंगल पूछ रहा है ये, ठीक है। तो ये एंगल आप किस तरीके से निकाल सकते हैं? अगर ये वाला एंगल पूछता तो निकाल सकते थे 90 माइनस थीटा अपॉन 2। ये वाला एंगल, इस वाले एंगल 90 प्लस इसका आधा, ये एंगल तो दे नहीं रखा, तो कैसे निकाल सकते हैं? ये 34 है। तो इन दोनों एंगल्स का सम कितना हो जाएगा? 180 में से 34 गया 146, और 146 में से ये माइनस कैसे करेंगे? इसकी वैल्यू तक कैसे पहुंचेंगे भाई? एक्स ओ जेड,
इसको बाद में देखते हैं भैया ना, टाइम ख़राब हो रहा है बेफिजूल में। इसी तरह के क्वेश्चन से बचना है जो टाइम ख़राब करते हैं, या फिर हो सकता है हमें ना आ रहा हो तो स्किप करना है, ठीक है। बेफिजूल का टाइम ख़राब नहीं करना है, ताकि आगे एग्जाम में आपके जो आगे इजी इजी क्वेश्चंस हैं वो स्किप ना हो पाए, ठीक है जी। चलिए, ये आपको किसी न किसी साइन से किसी न किसी कोई एक प्रतीक किसी एक साइन का साइन को डिनोट करता है। तो देखिए, एंड किसको दर्शाता है? एंड का मतलब है डिवाइड, तो 54 डिवाइडेड बाय 9। हैशटैग का मतलब है इंटू 7। एट द रेट का मतलब है प्लस 18। परसेंटेज का मतलब है -41, ठीक है। तो 9 6 54 6 7 42, और 42 और 18 50 60 -41, तो ये कितना हो गया? 50 और 60 19। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लिश में पॉज कर, इसको इंग्लिश में क्या ही पढ़ना है, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या है ये बताना है, ठीक है। तो डी से जे, तो DEFGHI J, तो +6। जे से ओ, JKLMNO, +5, ठीक है। ओ से PQRS, +4। तो +6 +5 +4 +3 होगा। अब STUV VWX +2, अब एक्स में +1 करेंगे तो वाई आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। +6 5 4 3 2 1, ठीक है जी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी क्या इंग्लिश में पढ़ना है, पढ़ लो यार, लो जल्दी से। हिंदी में देखें क्या बोल रहे हैं, एक संख्या गलत दी गई है, ठीक है। तो इसमें गलत संख्या बताना है कौन सी है। तो देखें भाई, इससे यहाँ से यहाँ तक का गैप देख लें, क्योंकि ज़्यादा बड़ी संख्या नहीं है तो गैप ही देखेंगे। तो 50 + 9, ठीक है। और यहाँ पे 58 68 + 9, 67 77 + 9, सब में +9 हो रहा है क्या? 76 + 9 85, 85 + 9 94। यहाँ पे 94 आना चाहिए था, +9 करके। इसमें 94 में +9 करेंगे तो 103 आएगा, बिल्कुल सही। तो 96 गलत दे रखा है, सब में +9 हो रहा है, लेकिन इसने +11 कर दिया। तो ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर, जो कि गलत है, ठीक है जी। क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा ये बताना है आपको। इस तरह की सीरीज में आपको पहले से पहली वाली सीरीज का कनेक्शन देखना है, और फिर दूसरी से दूसरी वाली सीरीज का, ऐसे चलना है आपको, ठीक है। तो चलिए पहली वाली सीरीज का देखते हैं कनेक्शन। HG, तो जी के बाद एच आता है, FG, तो यानी कि यहाँ से दिया DEFGH, तो यहाँ पे क्या आएगा? सी आएगा, CDEFGH, तो ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म। उसके बाद P से T, PQRST +4, TUVWX +4, XYZAB +4, B से +4 6 6 से +4 10, FGHIJ, तो ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर, सेकेंड वाला खत्म, ठीक है जी। सेकेंड नंबर पे जे आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज करिए जल्दी से, उसका हिंदी में देखेंगे क्या बोला इसने। क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा? H से J, HIJ +2, J से M, JKLM +3, तो +2 +3 अब +4 होना चाहिए। MNOPQ, तो Q आना चाहिए। तो +4 अब +5 होना चाहिए Q में, तो QRSTUV, तो V आ रहा है ना, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे Q आएगा, और Q एक ही ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज करके जल्दी से पढ़िए, हिंदी में देखें। 40वीं वर्षगांठ रूबी जयंती, ये क्या है भाई? 60वीं वर्षगांठ प्लेटिनम जयंती, रजत जयंती, अच्छा ये जुबली दे रखा है क्या? अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, जुबली दे रखा है। तो भाई 40वीं जो वर्षगांठ है, तो उसको रूबी जयंती कहते हैं। तो ये पता नहीं था भाई, देख लेना आपको भी नई चीज़ पता चल रही है, मुझे तो नहीं पता चल रही, मुझे नहीं पता था ये। 60वीं को प्लेटिनम कहते हैं, 25वीं को सिल्वर जुबली कहते हैं। तो सिल्वर जुबली 25वीं को कहते हैं, तो पता है, तो ये ही सही है भाई, ये वाला सही है। बाकी सबका कोई आइडिया नहीं, 50वीं को शायद गोल्डन जुबली कहते हैं, ठीक है। तो सेकंड वाला करेक्ट होना चाहिए। इंग्लिश में पॉज करिए जल्दी से, हिंदी में देखेंगे अब क्या बोला इसने। 9:12 पर घड़ी की दो सुइयों के बीच का कोण कितना होगा? तो आपको मैंने कल भी ये सवाल समझाया था, सेम मॉक में आया था। जब कोण पूछा जाए मिनट और घंटे की सुई के बीच में, तो इसका फॉर्मूला होता है 60H -11M अपॉन में 2। तो H मतलब आवर्स, कितने घंटे हो चुके हैं और कितने मिनट हो चुके हैं।
तो 9 बजे हैं तो 9 घंटे यानी 9 × 6 = 54, 540 माइनस 12 मिनट यानी कि 11 × 12, तो 12 × 12, 12 और 1 13। ठीक है, तो 132 इसमें से घटा दें तो कितना बचेगा? 10 में से 2 गया 8, 3 में से 3 गया 0, 5 में से 1 गया 4, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, 0 2 चौक 8, तो 204 ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। ये फॉर्मूला याद रखना है आपको, ठीक है, बार बार क्वेश्चन आ रहा है। इंग्लिश में पॉज करिए जल्दी से, फिर हिंदी में देखेंगे। जीविका डैश का राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन है। जीविका डैश का राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन है, तो करंट अफेयर का है, बट जहाँ पे ग्रामीण जनसंख्या ज़्यादा होगी और थोड़ी सी गरीबी होगी वहाँ पे तो ये शुरू होना चाहिए, ग्रामीण आजीविका मिशन। महाराष्ट्र में ग्रामीण जनसंख्या तो उतनी ज़्यादा नहीं है, बिहार में ज़्यादा है, महाराष्ट्र इसमें राजस्थान में भी उतनी ज़्यादा नहीं है, हरियाणा में तो गरीबी और ग्रामीण जनसंख्या नहीं कह सकते ना, वहाँ पे तो बड़े बड़े खेत और किसान होते हैं, तो इस हिसाब से तो एक ही ऑप्शन होना चाहिए, आई थिंक बिहार। बाकी लेट्स सी, है ना, देख लेंगे। इसका मिरर इमेज बताना है कि यहाँ पे मिरर इमेज कौन सी बनेगी। अगेन ये आपको ऑप्शन से चेक करना होता है। पहले वाले को चेक करिए, जी, तो जी कहाँ पे है? जी देखना है, इस ऑप्शन में नहीं है, इस ऑप्शन में नहीं है, जी से शुरुआत हो गई। अब ऑप्शन को देखते चलिए, जिस ऑप्शन में अलग होगा उसको चेक करना है, तो यहाँ पे सेम, ये सेम, ये सेम, ये सेम, ये सेम, ये अलग है, एल। तो अब एल देखना है कहाँ है? 1 2 3 4, चौथे पे, लास्ट से चौथे स्थान पे, तो 1 2 3 4 ये, तो एल ऐसा है तो मिरर में ऐसा बनेगा, तो ये ऑप्शन खत्म, ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। इस तरह के क्वेश्चंस में आपको एलिमिनेशन करनी है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज करिए, फिर हिंदी में देखेंगे। ओस्लो किस देश की राजधानी है? ओस्लो किस देश की? नॉर्वे, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड? न्यूजीलैंड की तो नहीं होगी। डेनमार्क, नॉर्वे, नीदरलैंड, डेनमार्क, इन तीनों में से एक क्यों नहीं चाहिए? चलो बाद में देखते हैं इसको, है ना, टाइम खराब नहीं करेंगे। क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा ये बताना है आपको, ठीक है। तो पहले इसको देखें, ये घूम रहा है भाई ऐसे, तो ये यहाँ पे आ गया नीचे, तो 45 डिग्री घूम गया, उसके बाद ये इधर आ गया यानी कि 90 डिग्री घूम गया, उसके बाद ऐसे यानी कि 135। तो आप इसको इस तरीके से समझो कि 45 डिग्री का एक टर्न है, ठीक है, एक घुमाव 45 डिग्री का है, तो ये एक बार घुमा, उसके बाद ये 2 बार घुमा, 1 2, ठीक है। अब अब ये 3 बार घूमेगा, 1 2 3, 3 बार घूम गया। अब 3 बार के बाद ये 4 बार घूमेगा, तो 1 2 3 4, तो 4 इधर आ जाएगा कोने में, तो इस ऑप्शन में है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है, ठीक है। अब इन दोनों ऑप्शन में अलग क्या है आपको चेक करना है, वही आंसर होगा, ठीक है, पहला और तीसरा, इन दोनों में अलग क्या है, डिफरेंट देखें क्या है? ये डिफरेंस किस चीज़ का ये देखना है, तो यहाँ पे ये चीज़ डिफरेंस दिख रही है, इसमें इसका डिफरेंस दिख रहा है, तो अब ये देखना है कि ये भरा हुआ है ये खाली है, तो यहाँ पे एक खाली है, ये भी एक खाली है, ये भी एक खाली है, तो एक खाली है यानी कि ये वाला तीसरा गलत हो गया, ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज करके पढ़िए जल्दी से, फिर हिंदी में देखें। दो अभाज्य संख्याओं का एलसीएम इतना है तो संख्याओं के बीच का अंतर क्या होगा? देखिए अभी 1 2 मॉक के पहले मैंने आपको बताया था कि अभाज्य संख्याओं का एलसीएम उनका मल्टीप्लिकेशन ही होता है। अगर दो संख्या ए और बी हैं जो अभाज्य संख्याएं हैं तो इनका एलसीएम इनका मल्टीप्लिकेशन ही होगा, क्योंकि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता, ठीक है। तो ये दो संख्याओं को मल्टीप्लाई करके 403 आया है और दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, तो 403 को अभाज्य संख्याओं से काट काट के देखें तो ये 5 से नहीं कटेगा, 7 से, 7 पंजे 35 नहीं कटेगा, 11 से नहीं कटेगा, 12 13 से कट जाएगा, 13 तिया 39, 13 कम 13, बिल्कुल सही। तो ये हो गई दो संख्या 13 इंटू 31, तो ये दो संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन है, यानी कि यही दो संख्याएं हैं। इनका डिफरेंस देखना है अब आपको, तो ये हो गया 7, 11 और 7 18, ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस ही पूछा था इनका, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज करिए जल्दी से, उसका हिंदी में देखेंगे इसको क्या बोला है इसने। 3 व्यक्ति 3:8:5 के अनुपात में पूंजी का निवेश करते हैं, एक व्यवसाय प्रारंभ करते हैं, ठीक है। यदि पहले व्यक्ति के लाभ का हिस्सा तीसरे व्यक्ति से इतने रुपए कम है तो कुल कितना लाभ है ये बताना है। पहले व्यक्ति का हिस्सा तीसरे से 600 कम है, तो ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो दे रखा है,
जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होता है वही आपका प्रॉफिट का रेशियो होता है, तो इसी रेशियो में प्रॉफिट होगा। ठीक है। तो पहले व्यक्ति का लाभ तीसरे व्यक्ति से 600 कम है, तो पहले व्यक्ति का लाभ तीसरे से कितना कम है? 2 यूनिट कम है। और इस 2 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 600 दे रखी है। 2 यूनिट की वैल्यू 600 है तो 1 यूनिट की वैल्यू 300 हो गई। ठीक है। पूछा गया है इसने टोटल लाभ कितना है, तो पहले व्यक्ति को 3 रुपए का लाभ, दूसरे को 8 का, तीसरे को 5 का। तो टोटल मिला के कितना लाभ हो गया? 8 3 11 5 16। ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 300 है, तो 16 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 16 तिया 48। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी। 1 यूनिट की वैल्यू 300 आई थी और हमें टोटल लाभ कितना हो रहा है? 16 यूनिट का, तो 16 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 4800। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज करके पढ़िए जल्दी से, फिर हिंदी में देखेंगे इसको। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य केंद्र शासित प्रदेश का नाम बदलने या क्षेत्र में बदलाव करने की शक्ति देता है? तो राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, राज्य या यूटी का नाम बदलना, उनके क्षेत्रों में बदलाव करना, ये सब किस में होता है? आर्टिकल नंबर 1 से 4 तक के बीच में होता है। ठीक है। तो 1 से 4 के बीच में एक ही दे रखा है, 3। ठीक है ना। तो ये 1 2 3 4 ये चारों ये चारों आर्टिकल्स आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज करके पढ़िए जल्दी से, हिंदी में देखेंगे क्या बोला इसने। क्वेश्चन पढ़ें डायरेक्ट। किस वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरा सबसे कम है? विक्रय मूल्य बताना है। ये अंकित मूल्य है, ये छूट परसेंट है, तो आपको विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस निकालना है इसमें और ये बताना है दूसरा सबसे कम किसका है। तो 840 पे 10% की छूट मिलेगी तो कितने का हो जाएगा ये? 84 रुपये की छूट मिल गई 840 पे। तो 800 पे 44 गया तो कितना बचा? 756। ठीक है। ठीक है। 700 पे 15% की छूट तो 10% हो गया 70, 5% हो गया 35, तो 105 की छूट तो ये हो गया 595 रुपये का। ठीक है। 540 पे 20% की छूट यानी कि इससे ख़त्म, 10% हो गया 54, तो 20% कितना हो गया? 108। तो अगर इसमें से 108 गया तो कितना बचा? 440 में से 8 गया 432। ठीक है। ठीक है। 720 में से 5% छूट देंगे तो कितना? 10%, 72 और 36, तो 720 में से 36 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 20 गया। तो 600, 600 में से 16 गया 584। ठीक है। नेक्स्ट में 12% की छूट देंगे तो 10% हो गया आपका 600, और सॉरी 60, एक जीरो हटा के 10% ये हो गया। 1% के लिए 2 जीरो हटा देंगे तो 6 हो गया, तो 2% 12, तो 60 और 12 70 हो, तो 72 रुपये की छूट दे देंगे तो इसमें ये कितने का हो जाएगा? 528 रुपये का। ठीक है। 70 बिल्कुल, 528 रुपये का ये हो गया। अब पूछा गया है विक्रय मूल्य दूसरा सबसे कम, तो पहला सबसे कम इसका है, तीसरे नंबर का, और दूसरा सबसे कम किसका है? ये वाला, सबसे लास्ट यानी ई ऑप्शन। ई, वस्तु ई, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज करिए जल्दी से, फिर हिंदी में देखेंगे इसको। इसको ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखा जाएगा ये देखना है। तो सबसे पहले वही चीज़ बेसिक कि इनकी प्लेस वैल्यू को प्लस करना है। सबसे पहले ए को 1 लिखेंगे, S 19, P 16, E 5 और C 3 और T 20। ठीक है। तो ये कितना हो गया? 9 10 6 16 4 20, 21 3 24, 2 3 4 5 6, तो ये 64 हो गया। 64 को 65 यानी कि +1 कर रखा है, बट इसको मिटाना नहीं है क्योंकि हो सकता है ये लॉजिक ना लगे, तो आपको इसका अपोजिट भी देखना पड़े। ठीक है। तो बाउंस को क्या लिखेंगे? BOUNCE। तो ये कितना हो गया? 5 2 7 8 4 12, 12 8 20, 2 3 4 5 6, तो 60 को एक साइड लिखा जा रहा है। ठीक है। तो सभी को प्लस करके +1 करना है आपको, तो DONAT और ई। ठीक है। 5 4 9 4 13, 14 14 5 19, 1 2 3 4 5, तो 59। 59 में +1 करेंगे कितना हो जाएगा? 60। तो ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज करिए, उसके बाद हिंदी में देखेंगे। पुली वेशम या टाइगर डांस डैश का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। पुली वेशम, पुली वेशम, तो साउथ का नाम लग रहा है पुली वेशम। तो नागालैंड और महाराष्ट्र तो आई थिंक नहीं होना चाहिए, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश में से एक होना चाहिए। तो पुली वेशम
तो एक पुलिकट झील है, अगर मैं नाम से जाऊँ तो पुलिकट झील तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दोनों में ही है ना, दोनों की बाउंड्री पे है। तो तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश। पुली पुलिवेशम। तो इन दोनों में से एक होगा। पुलिवेशम। तो भाई इन दोनों में से एक के साथ जाना है हमें। तो जब हम 50-50 पे हैं तो आंसर तो करेंगे हम। तो पुलिकट झील अगर ये तमिलनाडु हो या फिर आंध्र प्रदेश हो, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाते हैं, ठीक है। पहले क्या पता गलत आंसर दे रखा हो। कुछ भी देख के हो सकता है गलत हो, वो बाद में देखेंगे, है ना। पॉज करिए फिर हिंदी में देखिए क्या बोला इसने। समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए है, अंतर दो है और 15वां पद बताना है। तो nth टर्म आपको पता है, nth टर्म क्या होता है, ए प्लस n-1 इंटू डी। तो 15वां टर्म आपको बताना है। तो 15वां टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है ए, तो ए प्लस nth टर्म, तो कौन सा टर्म बताना है 15वां, तो 15 माइनस 1 14, और डी कितना दे रखा है 2, तो 14 दूनी 28। तो ऑप्शन नंबर डी, A+28, ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। पॉज कर इंग्लिश में पढ़िए जल्दी से, हिंदी में देखें क्या बोला इसने। 8 संख्याओं का औसत इतना है, जब एक संख्या हटा दी जाती है तो औसत 11 हो जाता है, इस हटाई गई संख्या बतानी है। बहुत आसान क्वेश्चन। 8 संख्याओं का एवरेज 12 है, तो एक संख्या गई तो वो 12 तो लेके गई, ठीक है, वो संख्या 12 ले गई, प्लस वो यहाँ पे जो 7 लोग बचे ना, इन 7 से भी इतना इतना ले गई कि एक एक एवरेज कम हो गया। तो एवरेज 12 था, ये 12 ले गई, बाकी 7 में से भी ये एक एक ले गई, क्योंकि एवरेज 12 से 11 हो गया। इन 7 में से भी एक एक ले गई सबसे, तो 7 से एक एक ले गई यानी कि 7 ले गई। तो ये 12 और 7 19 ले गई टोटल। तो ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लिश में पॉज करिए जल्दी से, हिंदी में देखें। निम्नलिखित में से कौन सी माप की एक मूल इकाई नहीं है। तो माल कह रहा, माल नहीं, माप। माप की मूल इकाई कौन सी नहीं है। तो माप की इकाइयाँ शायद 6-7 इकाइयाँ हैं ना टोटल। तो मीटर तो आई थिंक लेंथ की होती है, केल्विन टेम्परेचर की, मोल होती है आपकी पदार्थ की मात्रा वगैरह की होती है। तो तीनों तो होती हैं, तो कूलम नहीं होगा शायद, ये तीनों तो होती हैं ना, तो ये नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर कह रहा हूँ, इंग्लिश में पढ़िए, हिंदी में देखें। भारत में किस राज्य में कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। तो कुडनकुलम कहाँ पर है, तमिलनाडु में। सभी के आपको पता होने चाहिए परमाणु संयंत्र कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी में देखें, कौन सा एक वस्तु में जड़ता का मुख्य मापक है। जड़ता का मुख्य मापक क्या है, ये पहले भी मॉक में आ चुका है। जड़ता को मापते हैं द्रव्यमान। जड़ता का मापक है द्रव्यमान, ठीक है। मॉक का क्वेश्चन, PYQ का क्वेश्चन। चलिए क्या बोला इसने, इसका वर्गमूल बताना है। तो इसमें से इसको घटाएं, क्या आएगा ये, 45 दूनी 90, 9 27, तो ये हो गया 2700। तो 2896 में से गया 2700, तो कितना बचा 196, और इसका वर्गमूल कितना हो गया 14। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, इंग्लिश में पढ़िए जल्दी से, हिंदी में देखें इसको क्या बोला इसने। 320 का 25%, 518% माइनस ये बराबर ये, एक्स का मान बताना है, ठीक है। 320 का 25%, तो 25% मतलब 1/4, तो 320 का 1/4, 4×8 = 32, तो ये हो गया 80, प्लस 500 का 18%, तो 0 से 0 18×5 = 90, ठीक है, माइनस 680 का X%, माइनस किया तो बराबर कितना आ गया 88.4, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो इसको मैं इधर ले जाऊँ, इसको इधर ले आऊँ, तो ये माइनस हो जाएगा 9 8 17, 170 में से माइनस करना है कितना आपको 88.4, तो कितना बचेगा 9 8 17 80, 89 1 81.6, ठीक है। तो 81.6 की वैल्यू क्या है, 680 का X%, तो 0 से ये 0 खत्म, ये 10 इधर आएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये पॉइंट खत्म हो जाएगा, 68 नीचे आ जाएगा इसके। तो इसको काटें अगर, 17 चौका 68,
17 चौका 68, 17 पंजे 85, 17 चौका 68, 70, 80, 11 2 13, 17 8 136, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो एक्स की वैल्यू आ गई 12। तो ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। बेसिक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज करिए जल्दी से, हिंदी में देखें क्या बोल रहा है। किसी एक प्रकार से समान है, कौन सा समान नहीं है, ऑड वन आउट बताना है। सोडियम, सल्फर, प्लेटिनम और जिंक। तो प्लेटिनम और जिंक तो धातु हैं, सोडियम और सल्फर, तो आई थिंक इसमें से सोडियम भी धातु है शायद, सल्फर धातु नहीं है ना। सोडियम भी धातु है, ये दोनों तो धातुएं हैं। सल्फर आई थिंक धातु नहीं है, तो यही अलग होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में देखें। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस बारे में कोई प्रश्न उठता है तो इसके बारे में कौन बताता है, अंतिम निर्णय होता है लोकसभा के अध्यक्ष का। ठीक है, धन विधेयक है या नहीं ये बताता है लोकसभा का अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज करिए जल्दी से, हिंदी में देखें। कौन सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक है। अभी पिछले एक ये पिछले या फिर पिछले से पिछले मॉक में भी आया था सेम ही क्वेश्चन। सत्यार्थ प्रकाश वैसे भी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। ये लिखी है आपकी दयानंद सरस्वती जी ने, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत बार पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यानुपाती बताना है, यानी कि मीन प्रोपोर्शन बताना है। तो मीन प्रोपोर्शन आपको पता है क्या होता है, बी स्क्वायर बराबर ए सी। तो बी बताना होता है बी, तो बी बीच में हो गया और ए ये हो गया, सी ये हो गया, तो ए सी मतलब 96 × 54। इसमें 2 के बाद पॉइंट है तो नीचे 2 जीरो लगा दी, इसमें भी 2 के बाद पॉइंट है तो नीचे 2 जीरो लगा दी। तो बी स्क्वायर बराबर ये हो गया, और मुझे बी निकालना है तो स्क्वायर हटाने के लिए इसमें रूट लगा दूंगा ना। बी स्क्वायर बराबर ये था, तो वहां से स्क्वायर हटा के यहाँ पे रूट लगा दिया। ठीक है, तो ये 100 यहाँ पे भी, ये 100 यहाँ पे भी, तो 1/100 तो आ गया बाहर। ठीक है, 96 को तोड़ो, 16 × 6 = 96, और 54 को कैसे तोड़ोगे, 6 × 54। ठीक है, ये 2 6 बाहर आके रूट में 6 बन गया, 16 बाहर आया रूट से तो 4 बन गया, 9 बाहर आया रूट से तो 3 बन गया। ठीक है, 4 × 3 = 12, 72, तो 72/100 यानी कि 0.72, ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज करिए जल्दी से, हिंदी में देखेंगे। निम्नलिखित में से किस देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून लाने की योजना की घोषणा की है। किस देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून लाने की योजना की घोषणा की है। अरे 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम करने पर प्रतिबंध या फिर किस चीज पर प्रतिबंध लगाना है ये तो पता चले। 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर प्रतिबंध, ये क्या है, मतलब सवाल समझ में नहीं आया। इंग्लिश में देखें इसको। अनाउंस्ड प्लान्स टू इंट्रोड्यूस लेजिस्लेशन टू बैन चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 16। क्या है ये क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते हैं भाई। इंग्लिश में पॉज करिए इसको जल्दी से, फिर इसको हिंदी में देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन इन्फ्लुएंसर्स के लिए दिशा निर्देश जारी करने का कार्य करता है। एक होता है इन्फ्लुएंसर्स, एक होता है फिनफ्लुएंसर्स। तो फिनफ्लुएंसर्स अगर हम डिकोड करने की कोशिश करें तो फिन FIN, तो शायद ये फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स ऐसे करके हो कुछ। तो फिन का मतलब जैसे फिनटेक कंपनियां होती हैं, तो फिन का मतलब तो फाइनेंशियल होता है, फाइनेंस होता है। तो फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स वगैरह को दिशा निर्देश जारी कौन करता है, तो सेबी करती है भाई, है ना। जो बाकी मार्केट वगैरह होता है उसको भी नियंत्रित यही करती है सेबी, तो यही होना चाहिए अगर ये फिन का मतलब फाइनेंशियल है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज करिए जल्दी से, हिंदी में देखें क्या बोला इसने। बी की आयु ए की आयु की आधी है, तो बी की आयु इज इक्वल टू ए की आयु की आधी है। ठीक है, ठीक है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, ये 2 इधर चला जाएगा तो 2B = A। ठीक है, तो ए की वैल्यू आ गई 2B। ठीक है, आगे क्या बोला इसने, बी और सी की आयु के बीच का अनुपात इतना है। मच्छर ने काट लिया भाई। बी और सी की आयु के बीच का अनुपात इतना है, तो अगर बी की आयु 3 है तो सी की आयु कितनी हो गई, 1 हो गई। ठीक है, ए बी सी की आयु का योगफल 60 है, तो सी की आयु ज्ञात करनी है। बी की आयु ये है, सी की आयु ये है, तो ए की आयु कितनी हो गई, ए की आयु हो गई बी से 2 गुनी, तो ए की आयु हो गई बी से 2 गुनी यानी कि 3 दूनी 6 हो गई।
और तीनों का योगफल है 60। तो 6 3 9 और 1 10, तीनों का योगफल तो 10 यूनिट है। 10 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 60 दे रखी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 6 हो गई। निकालने की इसके सी की आयु, तो सी की आयु 1 ही यूनिट है, यानी कि 6 वर्ष हो गई। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज करिए जल्दी से, हिंदी में देखेंगे। पाइप एक्स और पाइप वाई एक टंकी को क्रमशः 32 40 घंटे में भर सकते हैं। दोनों पाइप एक साथ 16 मिनट के लिए खोल दिए गए। तो टंकी का शेष भाग भरने के लिए वाई द्वारा लिया गया समय। तो पहले तो इनकी एफिशिएंसी निकाल दो। एक्स भर सकता है भाई 32 मिनट में, और वाई भर सकता है आपका 40 मिनट में। तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, दो को जीरो बनाना है तो दो पंजे 10, 5 दूनी 10, 5 7 160 हो गया इनका एलसीएम। 4 चौक 16, 3 पंजे 15। ठीक है, तो इनकी एफिशिएंसी आ गई, टोटल वर्क आ गया। इसने बोला कि दोनों पाइप को 16 मिनट तक एक साथ खोल दिया। तो दोनों मिलकर 1 मिनट में कितना काम कर रहे हैं, 9 काम कर रहे हैं 1 मिनट में। और 16 मिनट तक एक साथ खोला गया, तो ये 16 मिनट में कितना काम कर देंगे, 16 में 144। तो दोनों ने मिलकर 16 मिनट में 144 काम कर दिया। ठीक है जी। इसने बोला शेष भाग जो बचा, तो 160 था टोटल काम, 144 हो चुका, तो कितना बचा, 50 60 16 काम बचा। इस बचे हुए काम को वाई कितने समय में कर सकता है, तो वाई 1 मिनट में 4 काम करता है। तो 16 काम कितने मिनट में कर देगा, तो 4 चौक 16। ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज करके पढ़िए जल्दी से इसको, हिंदी में देखेंगे अब इसको। क्या बोल रहा है ये, 2 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना है ये बताना है। कथन दे रखे हैं दो। अच्छा, ये क्वेश्चन है, इसके दो कथन है, ये बताना है इन दोनों में से कौन सा कथन इसके आंसर के लिए पर्याप्त है। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर बताना है। और कथन एक क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों योजनाओं के लिए प्रति वर्ष ब्याज दर 10% है। तो रेट दे रखा है दोनों के लिए 10%। साधारण ब्याज में निवेश की गई धनराशि इतनी है। तो अंतर बताना है इन दोनों का। दोनों के लिए रेट तो सेम है, पर प्रिंसिपल कहाँ है, साधारण ब्याज के लिए प्रिंसिपल दे रखा है, सीआई के लिए तो प्रिंसिपल नहीं दे रखा। कि सीआई पर जो इन्वेस्टमेंट किया गया उसके लिए प्रिंसिपल क्या है ये भी तो बताओ, तभी तो अंतर निकालेंगे। तो आई थिंक दोनों मिलकर एक साथ तो आंसर नहीं दे पाएंगी। तो भाई ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसमें, ऑप्शन नंबर डी, ना तो कथन एक ना ही कथन दो प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज करके जल्दी से पढ़िए, हिंदी में देखें। हाल ही में अपने विवादों के कारण खबरों में रहा रहने वाला कच्चा तीवू, कच्चा तीवू द्वीप कहाँ पे है, ये कच्चा तीवू द्वीप, ये मैंने सुना है। कच्चा तीवू द्वीप नीचे की साइड भारत और श्रीलंका के बीच में है। ठीक है, कच्चा तीवू द्वीप इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, पहले भी पूछा जा चुका है। पॉज करिए, इंग्लिश में पढ़ी जल्दी से, फिर हिंदी में देखेंगे। निम्नलिखित में से किसे भारतीय मैकियावेली, मैकियावेली किसको कहा जाता है, मैकियावेली कहा जाता है अपना चाणक्य जी को। ठीक है, पहले भी ये मॉक में पूछा जा चुका है, दो चार बार, नहीं तो 2 3 बार तो पूछा ही गया है। टेक्स्ट बुक के मॉक में भी आ चुका है ये पहले से। मैकियावेली कोई व्यक्ति है, दार्शनिक फिलोसफर और ये सब है, तो उनसे कंपेयर करके चाणक्य को भी भारतीय मैकियावेली कहा जाता है, ऐसा कुछ था इसका। ठीक है, चलिए इसमें बताना है आपको कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। लेट्स सी, यहाँ पे 20 बन रहा है, यहाँ पे 72 है, तो 20 कैसे बन रहा है इसको देखें। तो अगर सभी को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 8 6 14, 14 और 10 24, 23 3, 23 और 3 26, 4 30 और 7 37। 37 में से घटाया कुछ तो 20 बन गया। 37 में से 4 और 3 7, पर ये तो बहुत बड़ी संख्या है, 72। 8 6 14, 4 3 7, 14 और 7 21, 9 और 7 16, 2 और 1 3 37, 16 दूनी 32। तो अगर इसको 32 करके देखें, 2 1 3, 3 2 5, 21 दूनी 42 और 16, 6 और 2 8, 4 और 1 5,
छः चौक 24, 8 तिया 24, 5 एकम 5, 9 6 54, 8 6 14, 14 तिया 42, 14, 2, 9 में से 7 गया 2। अब 10 दूनी 20, 10 होना चाहिए। 8 6 14, 4 3 7, 14 7 21, 14 में से 7 गया 7। 6 और 4 10, 8 और 3 11, 8 और 3 11, 6 4 10, 11 और 10 से 11 में से 8 में से 3 गया 5, 6 में से 4 गया 2, 5 और 2 7। 10 कैसे आएगा? 8 और 6 14, 4 तिया 12, हम्म, 8 में से 3 गया 5, 5 दूनी 10, 8 में से 3 गया 5, 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20। इसका डिफरेंस, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस 2 आ गया। और 8 में से 3 गया 5, 5 का डबल 10। इनका डिफरेंस कितना आ गया? अरे बहुत लेंदी हो रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम ख़राब कर दिया हमने, मुझे लग रहा है 5 7 मिनट खर्च हो चुके हैं। इसको बाद में देखेंगे। यही चीज़ मैंने आपको शुरू में बताई थी और इसी में मैं फंस गया कि कुछ क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे कि आपका टाइम ख़राब हो, वहाँ पे ही आपको नहीं फंसना था, ठीक है। और मेरे को लग रहा है मैंने अपने 5 7 मिनट ख़राब कर दिए। कोई नहीं, चलो इस क्वेश्चन को आपको लास्ट में देखना अगर टाइम बचता है तो, ठीक है। चलो भाई इसको देखते हैं। वेब ब्राउज़र में कौन सा कीबोर्ड कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट आपको हाल ही में बंद किए गए टैब को फिर से खोलने की अनुमति प्रदान करता है? तो अभी रिसेंट में जो आपने टैब बंद किया उसको फिर से अगर खोलना है तो कौन सा शॉर्टकट की यूज़ करना पड़ेगा? Ctrl+Shift+T। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लिश में पॉज करिए जल्दी से, फिर हिंदी में देखेंगे। बेफिजूल का टाइम खराब किया हमने। पंसारी को 18 रुपये और 25 रुपये वाली दो किस्मों की चीनी को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए कि परिणामी मिश्रण की कीमत इतने रुपए हो जाए? बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत बेसिक क्वेश्चन, बार बार पूछा जा चुका है। दो अलग अलग किस्में हैं, मिलाएंगे तो 21 रुपये हो जाएगा उसका रेट, ठीक है। तो दो अलग अलग वैल्यू दी गई है और ओवरऑल दिया गया है, तो एलिगेशन लगा दो। तो 18 रुपये वाली वस्तु और एक 25 किलो वाली वस्तु, 25 रुपये किलो वाली वस्तु, दोनों को मिलाएंगे तो 21 रुपये किलो हो जाएगी। तो एलिगेशन लगा दो। 25 में से 21 गया 4, 21 में से 18 गया कितना? 3। तो 4:3 में इसको मिलाना पड़ेगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पॉज करिए जल्दी से, पढ़िए इंग्लिश में। हिंदी में देखें इसको जल्दी से। एक व्यक्ति ने दो योजनाओं में क्रमशः 3% और 6% साधारण ब्याज की दर। लाइट झटका ना मार जाए भाई, लुप लुप कर रही है लाइट। दो योजनाओं में क्रमशः इतने इतने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर पर पेशकश करते हुए 6,000 रुपये और 2,000 रुपये का निवेश किया। 2 वर्ष बाद प्राप्त कुल ब्याज कितना है? तो दो योजनाओं में उसने इन्वेस्ट किया है, एक पे 3%, एक पे 6% ब्याज। तो इस पे 3% मिल रहा है, इस पे 6% मिल रहा है, 2 साल के लिए। तो एक साल में 3% मिलता है तो 2 साल में 6% मिलेगा। तो इस पे 6% मिल जाएगा तो कितना हो जाएगा? 6 6 36, 360 रुपये मिल जाएगा ब्याज। एक साल में 6% तो 2 साल में 12%, तो इसका 12% कितना हो जाएगा? 2 जीरो खत्म, 12 दूनी 24, 240, 3 2 5 और एक 6, 600 रुपये ब्याज मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन।
इंग्लिश में पॉज करिए जल्दी से, हिंदी में देखें। जून 2024 में चांगी 6 लूनर प्रोब चंद्रमा के दूरस्थ हिस्से से नमूने वापस लाने वाला पहला मिशन बन गया। चांगी 6 किस देश द्वारा लॉन्च किया गया था? तो नाम चाइनीज सा लग रहा थोड़ा, बट ऑप्शन भी सारे चाइनीज टाइप के हैं। दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया तो ये काम नहीं कर सकते आई थिंक, ऐसा कोई काम बहुत बड़ा हुआ है तो चाइना ही कर सकता है आई थिंक। और ये शायद न्यूज़ में भी रहा था कि चंद्रमा से नमूने लाए गए हैं दूरस्थ हिस्से से, तो मेरे हिसाब से तो चाइना ही होना चाहिए इसका, ऐसा कोई बड़ा काम चाइना ही कर सकता है, बाकी तो लेट्स सी है ना। इंग्लिश में पॉज करिए जल्दी से, हिंदी में देखें इसको क्या बोला इसने। एक दुकानदार ने एक वस्तु के क्रय मूल्य से 50% अधिक मूल्य अंकित किया। यदि वह अंकित मूल्य पर कुछ छूट देता है और क्रय मूल्य पर 5% का लाभ प्राप्त करता है तो छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 50% अधिक मूल्य अंकित किया, अगर मैं कॉस्ट प्राइस को 100 रुपये मान लूँ और इस पे मैंने 50% अधिक मार्क प्राइस कितना अंकित किया, इससे 50% अधिक यानी कि 150 अंकित किया, ठीक है। अंकित मूल्य पर कुछ छूट दी गई और क्रय मूल्य पर 5% लाभ प्राप्त किया, तो इतने रुपए में बेचा कि क्रय मूल्य पर 5% का लाभ, यानी कि 105 रुपये में बेचा इसने, 5 रुपये का लाभ मिल गया इसको 5% का। तो इसने इस पर कितनी छूट दी है बताना है ना, छूट प्रतिशत। तो 150 रुपये में 45 रुपये की इसने छूट दी, 45 रुपये की छूट 150 रुपये पर दी, इंटू 100 करेंगे तो परसेंटेज हो जाएगा। तो 50 दूनी 100, 50 दिया, 3 से काटेंगे इसको, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 15 दूनी 30, ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा ये बताना है, जल्दी से देखें। एफ से एच, FGH+2, VWXYZ+4, EFGHIJK+6, +2 +4 +6, तो एस में +2 करेंगे STU, तो +2U हो गया, ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म। फिर +4 CDEFG, तो जी आएगा, तो ये ऑप्शन भी खत्म, ये वन, ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला इसने, वर्गों की संख्या बतानी है, इसमें कितने स्क्वायर हैं ये बताना है, ठीक है। तो एक सबसे बड़ा वाला 1, फिर उसके बाद ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, और तो नहीं दिख रहा ना कोई, 1, 2, 3, 4, ये कॉमन 5, 6, 7, तो भाई 7 ही दिख रहे हैं इसमें, तो ऑप्शन भी आएगा तो इसी पे लगा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉज करें, इंग्लिश में जल्दी से देखिए, फिर हिंदी में देखते हैं। दो अवपरमाणविक कणों के बीच एक आकर्षण बल कार्य करता है, इसे कहा जाता है। दो अवपरमाणविक परमाणविक कणों के बीच एक आकर्षण बल काम करता है, जिसको क्या कहा जाता है? नो आइडिया। अवपरमाणविक कणों के बीच काम करता है तो हो सकता है अवपरमाणविक परमाणविक बल ही हो, मुझे पता नहीं है, बट लेट्स सी। रेक्टिफायर एक उपकरण है जो क्या करता है, एसी को डीसी में चेंज करता है। रेक्टिफायर क्या करता है, एसी को डीसी में चेंज करता है, एसी को डीसी में चेंज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में देखिए इसको जल्दी से। विक्रेता के बाजार में क्या होता है? आपको पता होगा अगर आपने पढ़ा है थोड़ा सा भी इकोनॉमिक्स को, तो दो तरह के बाजार होते हैं, क्रेता का बाजार होता है, ठीक है, और एक विक्रेता का बाजार होता है। जो क्रेता का बाजार होता है ना, इसमें तो आपको हमेशा सप्लाई अधिक मिलेगी। क्रेता के बाजार में मांग से अधिक सप्लाई होती है, लेकिन विक्रेता के बाजार में मांग अधिक होती है और सप्लाई कम होती है। तो मांग सप्लाई से अधिक होती है यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर सी, ये ध्यान रखना है आपको, दोनों बाजार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज करिए जल्दी से, उसके बाद हिंदी में देखेंगे। हिमालय का निम्नलिखित में से कौन सा भाग पश्चिम से रावी नदी और पूर्व से काली नदी के बीच स्थित है? तो रावी और काली नदी के बीच में कौन सा है? ये शुरुआत वाला हिमाचल वाला हिमालय। अगर मैं आपको मैप बना के बोलूं कि ये एक, शिट यार गलत मैप बन गया। अबे भाई क्या हो रहा है, मैप क्यों नहीं बन रहा ये? ये मेरा माउस ही टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है भाई। तो ये जो शुरुआत वाला है ना, ये शुरुआत वाला, यहाँ पे रावी नदी है और यहाँ पे ये काली नदी है, तो इसके बीच का जो ये हिमालय है, इसको हिमाचल हिमालय कहते हैं, ठीक है। हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे भी इसका क्लासिफिकेशन होता है नदियों के बीच, ठीक है। काली नदी से आगे चलेंगे तो ये
आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, एनसीईआरटी में। जल्दी जल्दी से बढ़ते हैं आगे। एम कम। राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल के अनुसार किस राज्य की पुलिस ने साइबर अपराध में शामिल मोबाइल नंबरों को ब्लॉक करने में देश में पहला स्थान हासिल किया है? तो साइबर अपराध ज़्यादातर कहाँ पे होते हैं? तो यूपी बिहार की साइड ही होते होंगे ज़्यादातर। तो सबसे ज़्यादा नंबर ब्लॉक किसने किए होंगे? तो भाई यूपी की जनसंख्या भी ज़्यादा है, तो वहाँ पे ज़्यादा होता होगा, तो इन्होंने ज़्यादा नंबर ब्लॉक कर दिए होंगे, आई थिंक। बट यूपी में अच्छे काम, ऐसा शायद अच्छा काम यूपी में नहीं हुआ हो, तो बिहार हो सकता है। बट नहीं, यूपी में पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो आई थिंक यूपी होना चाहिए। नेक्स्ट देख लेंगे इसको बाद में, है ना। इंग्लिश में पॉज करिए जल्दी से, हिंदी में देखें। इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें डैश की विधि द्वारा एक धातु धातु की एक परत को दूसरी धातु के साथ कोटेड किया जाता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या किया जाता है? एक धातु की परत को दूसरी धातु के साथ मिलाया जाता है। इस प्रक्रिया को किस विधि के द्वारा किया जाता है? ये शायद पहले भी आया हुआ क्वेश्चन है ना। इसको शायद किया जाता है विद्युतीकरण से। आई थिंक ये पहले भी क्वेश्चन पूछा गया है, आई थिंक, जहाँ तक मेरे को याद है। आ जाओ भाई नीचे। इंग्लिश में हो जाओ जल्दी। इंग्लिश में पॉज करिए, जल्दी से पढ़िए। हिंदी में देखें। मोहर साल्ट के सूत्र में कितने जल अणु उपस्थित रहते हैं? मोहर साल्ट क्या है भाई ये? इसके बारे में कोई आइडिया नहीं। नेक्स्ट चलते हैं, जल्दी जल्दी से आगे बढ़ते हैं। पॉज करिए जल्दी से, हिंदी इंग्लिश में पढ़िए। हिंदी में देखें क्या बोला इसने। सोहल, सोहन ही लिख देते हैं भाई इसको। सोहल अपने घर का गेट खोलता है और 14 मीटर सीधा चलता है। तो इसने घर का गेट खोला और 14 मीटर ये सीधा चल दिया, ठीक है। अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 19 मीटर चलता है, तो दाईं ओर ये मुड़ा और ये 19 मीटर चल दिया। और फिर वह बाईं ओर मुड़ता है, तो दाईं बाईं, तो बाईं ओर मुड़ा ऐसे करके और 20 मीटर चल दिया, तो ये 20 मीटर चला। और अपराह्न, अपरा अपराह्न 4 बजे वहाँ रुकता है, तो यहाँ पे 4 अपराह्न मतलब ये पीएम की बात कर रहा है, शाम की बात, ठीक है। तो शाम को 4 बजे वो यहाँ पे रुका। अब यदि उसकी छाया या परछाई उसकी दाईं ओर पड़ रही है, तो उसकी दाईं ओर यहाँ पे उसकी छाया पड़ रही है, तो सूरज इधर की साइड रहा होगा, है ना। जहाँ सूरज होता है उसके बाईं, उसके अपोजिट साइड पे परछाई पड़ती है, ठीक है। तो अपोजिट साइड पे परछाई पड़ रही है, इट मीन्स कि सूरज इधर है शाम को। तो शाम को सूरज जो होता है वो ढल रहा होता है, तो सूरज शाम को होगा पश्चिम दिशा में, वेस्ट में। तो इसके सीधा हाथ की तरफ ईस्ट होगा। पूछा गया इसने अपना घर का गेट खोलते समय उसका मुख किस दिशा में था, तो सामने की तरफ था उसका मुंह। तो सीधे हाथ की तरफ ईस्ट, इधर वेस्ट, तो ऊपर क्या होगा? नॉर्थ होगा। तो नॉर्थ की दिशा में उसका मुख था। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लिश में पॉज करिए जल्दी से, हिंदी में देखेंगे। मई 2024 में निम्नलिखित में से किसे कर्मचारी चयन आयोग एसएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? क्या बात है, ऐसे क्वेश्चन से पूछ रहे हैं। एसएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, तो 2024 में किसको? पी संतोष, राकेश रंजन। राकेश रंजन बहुत न्यूज़ में रहे थे पिछले साल, आई थिंक। ये यूपीएससी के नहीं थे, नहीं एसएससी के ही थे, आई थिंक। गौरव बनर्जी, जेठा अहीर, आई थिंक ये इनका नाम काफ़ी सुना था, ये प्रोटेस्ट वगैरह के वक्त भी। और अभी भी शायद ये, अभी शायद ये नहीं, अभी तो कोई और, उनका नाम शायद जी से है, समथिंग करके कुछ। आई थिंक यही होना चाहिए, बाकी देख लेंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं जल्दी से। पॉज करें, इंग्लिश में पढ़िए जल्दी से, हिंदी में देखें। 44वें संविधान संशोधन, 44वें संशोधन अधिनियम के बाद निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार वैधानिक अधिकार बना दिया गया था? तो कौन सा अधिकार? संपत्ति का अधिकार, बिल्कुल सही। संपत्ति का अधिकार पहले एक मौलिक अधिकार हुआ करता था आर्टिकल नंबर 31 में, उसके बाद इसको 44वें संविधान संशोधन में हटाकर आर्टिकल नंबर 300A में जोड़ दिया गया और एक केवल कानूनी अधिकार इसको बना दिया मौलिक अधिकार से हटाकर, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इंग्लिश में पॉज करिए जल्दी से, हिंदी में देखेंगे। पुलिकट झील निम्नलिखित में से किन राज्यों की सीमा पर स्थित है? अभी तो ये रिसेंटली हमने पढ़ा था ना, ये शायद पढ़ा कह रहा हूँ, अभी तो आया था ये क्वेश्चन एक। अच्छा, वो पुली करके कुछ खेल वेल था, पुली करके था कुछ त्योहार वगैरह, तो उसका हमने गेस किया था। तो पुलिकट झील कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमाओं पे। इंग्लिश में पॉज करिए जल्दी से, हिंदी में देखेंगे। किसी संख्या के एक तिहाई के 40% का पांचवा हिस्सा 8 है। किसी एक तिहाई के संख्या के एक तिहाई के 40%, तो एक तिहाई के 40% का पांचवा हिस्सा, तो 40% का पांचवा हिस्सा मतलब 1/5 बराबर 8 है, ठीक है। तो संख्या देखिए क्या हो जाएगी।
संख्या के 1/3 के 40% का 5वां हिस्सा, 40, ये 40 हो जाएगा, 40% तो ये खत्म, का 5वां हिस्सा 8 है, 1/5 8 है, ठीक है। तो 5 × 15 150, तो ये वाला नीचे जो है ये इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है। ये 4 जो है, ये 4 नीचे आ जाएगा, तो 4 दूनी 8, 15 दूनी 30, 300 आगे संख्या। तो ऑप्शन नंबर 300 क्या पूछा इसने, संख्या का 35% बताना है, तो संख्या का 35% बताएं। तो 2 0 से 2 0 खत्म, 35 दिया, 105, ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज करिए जल्दी से, हिंदी में देखेंगे। एमएस वर्ड में टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को स्थानांतरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। देखो जो फंक्शन की होती है ना, F1 से F12 तक, इनका नॉर्मल जनरल यूज़ जो होता है वो अलग होता है, और एमएस वर्ड में इनका अलग यूज़ होता है। तो एमएस वर्ड में ये बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, तो ये याद रखना है, एमएस वर्ड में F1 से F12 तक की यूज़। तो इसने क्या पूछा है, मूव टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट्स, तो ऑब्जेक्ट्स और टेक्स्ट को मूव करने के लिए किसका यूज किया जाता है, किसका किया जाता है, एमएस वर्ड F2 का, ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। इंग्लिश में पॉज करिए जल्दी से, हिंदी में देखें क्या बोला इसने। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाता है। तो आर्टिकल नंबर 19 का क्लॉज 2, जो कि युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा सकता है राज्य, ये कहता है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 19(1) में 7 तरह की स्वतंत्रताएं हैं आपके पास, ठीक है, तो उनका आप लाभ उठा सकते हैं। और आर्टिकल नंबर 19 का जो क्लॉज 2 है वो ये कहता है कि राज्य इन सब पे युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा सकता है, तो इनको प्रतिबंधित कर सकता है, आर्टिकल नंबर 19(2) ऐसा कहता है। ऑप्शन कर रहा हूँ, इंग्लिश में पढ़ी जल्दी से, फिर हिंदी में देखेंगे। जब किसी गेंद को कैनन द्वारा फायर किया जाता है तो यह दर्शाता है, क्या दर्शाता है, गति कौन सी होगी ये बता रहे हैं, ये बताना है। तो गेंद को फायर किया जाएगा तो कैसी गति होगी, ऋजु रेखीय गति, प्रक्षेपित गति, क्षैतिज गति तो नहीं होनी चाहिए भाई, जिग जैग गति, जिग जैग थोड़ी जाएगी, अगर फायर किया जाएगा तो ऐसे टेढ़ी मेढ़ी थोड़ी जाएगी। तो ऑप्शन नंबर C D तो नहीं होना चाहिए, फायर किया जाए तो सीधी जाएगी एकदम। तो ऋजु रेखीय क्या है भाई, स्ट्रेट लाइन मोशन, हाँ एकदम स्ट्रेट लाइन हो सकता है, पर बिल्कुल एकदम स्ट्रेट लाइन, फायर करेंगे तो एकदम स्ट्रेट लाइन जाएगी। फायर करते हैं तो कौन सी गति में जाएगी, रॉकेट को हम प्रक्षेपित करते हैं ना, प्रक्षेपित करते हैं ना रॉकेट को, तो आई थिंक बी होना चाहिए, अगर प्रक्षेपित किया जाएगा तो, या फिर ए होना चाहिए। स्ट्रेट एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड तो नहीं जाएगी, अगर फायर करेंगे तो एकदम स्ट्रेट कैसे जाएगी फायर करने पे, तो ये भी नहीं होना चाहिए, आई थिंक सेकंड ही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉज करिए जल्दी से, इंग्लिश में पढ़िए, उसके बाद हिंदी में देखेंगे। एक मीनार के शीर्ष के संदर्भ में बिंदु P का उन्नयन कोण 30 है। तो एक मीनार है, इसके शीर्ष का एक बिंदु P से, ये बिंदु P है, इसके शीर्ष का ये कोण कितना है, 30 डिग्री है, ठीक है, ठीक है। यदि मीनार के आधार और P के बीच की दूरी 75 मीटर है, तो ये 75 मीटर है आधार और P के बीच की दूरी। तो मीनार की ऊंचाई ये बतानी है, ऊंचाई हमने मान लिया x, ठीक है। तो ये लंब है और ये आधार है, तो लंब बटा आधार क्या होता है, tan θ। तो 10 30, तो 10 30 क्या हो जाता है, 1/√3 हो जाता है 10 30। तो ये बराबर कितना दे रखा है, लंब बटे आधार, यानी कि x/75। ये 75 इधर चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 75/√3। तो √3 की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो नीचे आ जाएगा 3, और 3 से इसको काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, तो 25√3, ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज करिए जल्दी से, हिंदी में देखें इसको क्या बोला इसने। पहले 35 विषम प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो पहली 35 विषम प्राकृत संख्या, यानी कि पहली प्राकृत संख्या विषम 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, इस तरीके से चलना है, और कुल 35 संख्याओं की आपको योग बताना है। तो आप इसको AP से भी निकाल सकते हो, और आप इसको एवरेज से भी निकाल सकते हो। एवरेज से आसान पड़ेगा ये, कैसे आसान पड़ेगा एवरेज से, आपको पता है 35 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, लगातार नंबर्स है नहीं, गैप सेम है इनका, ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, और कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का जो एवरेज होता है वो उनके बीच वाली संख्या आती है। तो 35 अगर संख्याएं हैं तो 17 इधर हो गई, 17 इधर हो गई, तो 18वीं जो संख्या है
ये 18वीं संख्या एवरेज होगी। 18वीं संख्या निकालेंगे कैसे? तो भाई देखो, अगर मैं दूसरी संख्या निकाल रहा हूँ तो 2 दूनी 4 माइनस एक, तीसरी 3 दूनी 6 माइनस एक, चौथी 4 दूनी 8 माइनस एक, पांचवी 5 दूनी 10 माइनस एक। तो 18वीं संख्या कैसे निकलेगी? 18 दूनी 36 माइनस एक, 35। तो 18वीं संख्या 35 है, यानी कि इनका एवरेज तो 35 है। तो 35 संख्याओं का एवरेज 35 है, तो इनका सम कितना हो जाएगा? 35 × 35, है ना? 35 संख्याएं 35 है। आपको पता है टोटल सम क्या होता है? एवरेज इंटू में नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5×5 = 25, यूनिट डिजिट 5 आएगा, एक ही ऑप्शन है 5 है। और वैसे भी 35 का स्क्वायर कितना होता है? 1225 ही होता है। ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। और भी बहुत सारे तरीके थे उसके, आप एपी से भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। एवरेज से सबसे आसान लगेगा। जब किसी भिन्न के अंश में 50% की वृद्धि की जाती है और हर में 25% की वृद्धि की जाती है, तो परिणामी भिन्न 3/4 हो जाती है। तो मूल भिन्न का व्युत्क्रम ज्ञात करना है। रेसिप्रोकल यानी कि मूल भिन्न का उल्टा क्या होगा ये बताना है। तो यार इसको फ्रैक्शन बनाने से अच्छा है, इक्वेशन बनाने से अच्छा है ऑप्शन से पुट करके देखूंगा। मैं तो सिंपल ऑप्शन पुट करता हूँ, ठीक है। एक एक ऑप्शन उठा के चेक करूंगा ये सेटिस्फाई करेगा या नहीं। अब हमें पता है मूल भिन्न का व्युत्क्रम दे रखा है ऑप्शन में, तो मूल भिन्न क्या होगी? इसका उल्टा होगी ना ऑप्शन का। तो मूल भिन्न मैंने इसमें 8/5 मान ली, 5/8 दे रखी है तो मैंने 8/5 मान ली, ठीक है। इसने बोला अंश में 50% बढ़ाओ, तो अंश में मैंने 50% बढ़ा दिया, यानी 4 बढ़ा दिया, तो 8 और 4 12 हो गए, ठीक है। और हर में 25% बढ़ाना है, तो इसका 1/4 बढ़ाना है, तो 1/4 कितना हो जाएगा? 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो ये हो गया 6.25। ऊपर 2 जीरो बढ़ा दी, नीचे का पॉइंट हटा दिया, तो 25 दूनी 50, 25 पंजे 125, 25 × 100, 25 × 8 200। तो 48/25 3/4 है क्या? नहीं, तो पहला वाला नहीं हो सकता, सेकंड वाले में चेक करें। 3/5, तो 3/5 3 में बढ़ाओ कितना? 50%, तो ये हो गया 4.5। इसमें बढ़ाना है 25%, यानी 1/1 सेकंड, सॉरी सॉरी, ये व्युत्क्रम दे रखा है ना, गलती हो गई गलती हो गई। तो ये 5/3 हो जाएगी मूल भिन्न, ये तो व्युत्क्रम दे रखा है ना ऑप्शन में। तो इसमें बढ़ाना है कितना? 50%, यानी कि 2.5 बढ़ा देंगे तो 7.5 हो जाएगा। अपॉन में 3 में कितना बढ़ाना है? 1/4, तो 4 7 28, तो ये कितना हो गया? 0.75 बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 3.75। एक जीरो ऊपर बढ़ा दी तो कितना हो गया? 15 दूनी 30, 15 5 75, 15 5 75 जीरो, 25 दूनी 50, तो ये तो 2 आ गया, ये भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट ऑप्शन देखें पुट करके, 8/5 है रेसिप्रोकल, तो 5/8 हो जाएगी फ्रैक्शन। इसमें बढ़ाया 2.5, 7.5 हो गया। इसमें बढ़ाना है कितना? 25%, यानी 1/4, यानी 2 बढ़ा दिया, तो कितना हो गया? 10 हो गया। ये पॉइंट हटा दिया, नीचे आ गया, 25 × 3 = 75, 25 × 4 = 100, 3/4 आ गई मूल भिन्न। ऑप्शन नंबर सही है, ये वाला थर्ड। सेटिस्फाई करेगा ना ये? आपको समझाने में समय लगा है, नहीं तो अगर आप कॉपी पेन पे करते तो बहुत कम टाइम में ही हो जाता, ठीक है। चलिए, जब कोई तूफान पूर्व से पश्चिम की ओर अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा को पार करता है तो वह डैश बन जाता है। जब कोई तूफान पूर्व से पश्चिम की ओर अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा को पार करता है, पूर्व से पश्चिम और अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा को पार करता है, तो वह क्या बन जाता है? चक्रवात, टॉर्नेडो, विली, विली विली होता है ना, विली नीली के लिए रखा है, आंधी, टाइफून। क्या है भाई ये? मैं तो पहली बार ही सुन रहा हूँ ऐसा कुछ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब तक इंग्लिश में पॉज करिए जल्दी से, हिंदी में देखें। क्या शिक्षकों को कालावधि यानी टेन्योर मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलना चाहिए। हाँ, कालावधि शिक्षकों को कक्षा कक्षा में रचनात्मक होने की स्वतंत्रता देती है और उन्हें उनके वर्षों में समर्पण के लिए पुरस्कृत करती है। बिल्कुल सही बात है ये तो। नहीं, कालावधि नियमों के कारण शिक्षक को हटाना बहुत महंगा हो जाएगा, भले ही उनका प्रदर्शन खराब हो या वे गलत काम करने के दोषी हो। बात तो ये भी बिल्कुल ठीक है, तो ये दोनों ही ठीक होने चाहिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देखें, पॉज करें इंग्लिश में फिर हिंदी में देखें, टाइम बहुत कम, जल्दी जल्दी से आगे बढ़ेंगे भाई। श्रेया के पास इतने इतने पैसे के कुल n सिक्के थे, जिसके अनुपात ये है, और उसके पास कुल इतने रुपए हैं। तो भाई सिक्के की संख्या हम ऐसे मान लेते हैं, सिक्कों का रेशियो दे रखा, तो सिक्कों की संख्या 4x 5x ऐसे मान लेते हैं हम, ठीक है। 3x 4x 5x मान लिया हमने सिक्कों की संख्या। 25 पैसे के इतने सिक्के हैं, तो टोटल कितने रुपए हो जाएंगे? 25 × 75x इतने हो गए इसके पास, प्लस 10 पैसे के 4x सिक्के हैं, तो 10 × 40x इतने पैसे हो गए इसके पास, प्लस 50 पैसे के 5, तो 5 × 5 = 25, 250x इतने पैसे हो गए, बराबर टोटल कितना दे रखा है? 146 रुपए। ये वैल्यूज पैसे में, तो रुपए को भी पैसे में बदल दो, 146 आगे 2 जीरो लगा दी,
इसको भी पैसों में बदल दिया। ठीक है, ये टोटल कितना हो गया? 250, 40, 290, 300, 365। तो 365 एक्स की वैल्यू दे रखी है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 365 से इसको डिवाइड करो। तो 5 सत्ते 35, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 5 नीम 45, एक इधर गया, 5 दूनी 10, जीरो। तो 7 चौक 28, 3 चौक 12, तो ये 4 बार में कट जाएगा और ज़ीरो। तो एक्स की वैल्यू आ गई 40। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू 40 आ गई। पूछा क्या है? एन का मान ज्ञात कीजिए। एन क्या है? कुल सिक्के हैं। तो एन कुल सिक्के हैं, तो कुल सिक्के कितने हैं? 4 3 7 5 12, तो 12 एक्स हैं टोटल सिक्के। तो एक्स की वैल्यू 40 है, तो 12 एक्स की वैल्यू 12 चौक 48। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तीन एक जैसे हैं, अच्छा अच्छा, ये वाले क्वेश्चंस बार बार आ रहे हैं, तो इसको देखें। पहले पहले ऑप्शंस के पहले पहले पेयर के साथ देखना है। 2 7 और 9 को चेक करें। 2 7 और 9। देखो, 2 और 9 तो एक जैसे हैं, 7 नहीं है इसके जैसा। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। 3 6 और 7, 3 6 और 7 को देखें। 3 6 और 7, देखो 7 और 3 तो एक जैसे हैं, पर 6 अलग है, तो दूसरा ऑप्शन भी खत्म हो गया। तीसरा ऑप्शन को देखें हम। तो तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है? 1 6 और 8, तो 1 6 और 8, इसमें भी दो बार है, इसमें भी दो बार है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो सकता है। नेक्स्ट देखें, 3 4 और 9। 3 4 और 9, देखो 3 4 और 9 में 4 और 9 तो एक जैसे हैं, पर 3 अलग है, तो ये तीसरा वाला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा ये बताना है बस। तो ई से जे, ई एफ जी एच आई जे +5, ये क्या हो गया? +5। डब्ल्यू से डी, एक्स वाई जेड ए बी सी डी +7। के से एफ, के से एफ तो नहीं जा सकते, एफ से के पे जा सकते, एफ जी एच आई जे के -5, +5 +7 -5, तो +5 एम एन ओ पी क्यू आर, तो आर आएगा, तो ये ऑप्शन खत्म दोनों। ठीक है, एस में +7 करेंगे, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो आर के बाद जेड आएगा, ऑप्शन नंबर जेड है ही नहीं। तो डब्ल्यू से डी, डब्ल्यू से डी, तो डब्ल्यू का अपोजिट भी होता है डी, तो अगर एस का अपोजिट देखे तो एस का अपोजिट क्या हो जाएगा? एच हो जाएगा, तो एच हैगा। अच्छा, +5 अपोजिट -5, बिल्कुल सही, तो इसका -5 करेंगे तो बी आ जाएगा, बिल्कुल सही। तो बीच वाला जो है वो अपोजिट दे रखा है, बहुत अच्छा लॉजिक। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। GIF छवियों या ध्वनि रहित वीडियो की एक श्रृंखला है जो लगातार लूप होती रहेगी। GIF में आई का पूर्ण रूप क्या होता है? GIF की फुल फॉर्म क्या होती है? ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, है ना? तो इंटरचेंज होगी आई की फुल फॉर्म। इसको देखिए क्या बोला इसने। कुछ शॉल वुलन है, तो कुछ शॉल वुलन है। कुछ वुलन जैकेट्स हैं, तो कुछ वुलन्स क्या हैं? जैकेट हैं। और कुछ जैकेट हॉट है, तो इसमें से अच्छा सभी जैकेट्स हॉट हैं, तो सारी जैकेट्स क्या हैं? हॉट हैं। कुछ हॉट वुलन है क्या? कुछ हॉट वुलन है, ये रे बिल्कुल सही है पहला। सभी शॉल हॉट हैं, तो सभी शॉल हॉट है क्या? नहीं, गलत है, दूसरा वाला गलत है। तो एक इज ओनली वन इज दी करेक्ट आंसर। अच्छा, इसमें 3 दे रखे हैं, अबे यार शिट। कुछ शॉल वुलन है, और इसमें से कुछ वुलन जैकेट हैं, और सारी जैकेट हॉट हैं। तो तीसरे नंबर पे क्या है? कुछ जैकेट शॉल हैं क्या? कुछ जैकेट शॉल है क्या? नहीं, जैकेट और शॉल का डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, तो केवल एक ही करेक्ट होगा। सही आंसर तक हम पहुंच चुके थे। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। मिसिसिपी नदी किस देश में बहती है? बहुत फेमस नदी है मिसिसिपी, अमेरिका में बहती है, इंपॉर्टेंट भी है, और आपने एनसीईआरटी में भी इसको पढ़ा होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देखें इंग्लिश में, पॉज करके। हिंदी में देखें इसको जल्दी से। अब वर्तमान में वत्सल और ग्रीश की आयु का अनुपात इतना है, तो वत्सल और ग्रीश की आयु का अनुपात 9:11 है। ठीक है, वत्सल ग्रीश से 4 वर्ष छोटा है, तो वत्सल ग्रीश से कितना वर्ष छोटा है? 4 वर्ष छोटा है, लेकिन यहाँ पे तो 2 ही दे रखा है, तो इसको इंटू 2 करना पड़ेगा गैप को। तो 9 दूनी 18 हो गया, और 11 दूनी 22 हो गया, तो अब इनके बीच का गैप 4 हो गया, तो अब इनकी ये ओरिजिनल एज आ गई। 22 वर्ष बाद वत्सल की आयु और ग्रीश की आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? तो 22 वर्ष बाद ये कितने का हो जाएगा? 44 का। और 22 वर्ष बाद ये कितने का हो जाएगा? 20 और 20 40 का। तो रेशियो कितना हो गया? 4 एकम 4, 4 एकम 4, 10:11। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लिश में पॉज करिए जल्दी से। हिंदी में देखेंगे इसको क्या बोला इसने।
सभी अक्षरों को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इसके जो सारे अक्षर हैं उनको वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाना है। उसके बाद सभी अंकों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाना है, अंकों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाना है। फिर सभी प्रतीकों को दिए गए क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाना है। तो निम्नलिखित में से दाएं कौन सा पद दाएं छोर से 10वां होगा? तो व्यवस्थित करने पर इधर से 10वां कौन होगा ये बताना है आपको। तो सबको व्यवस्थित करना जरूरी है क्या? एंड में प्रतीक आएंगे, एंड में प्रतीक आएंगे, उससे पहले सभी अंक आएंगे अवरोही क्रम में, ठीक है। और फिर आएंगे अक्षर। तो देखिए प्रतीक कितने, 1, 2, 3, 4 और 5। तो भाई 5 प्रतीक यहाँ पे आ गए सारे, ठीक है, खत्म। उसके बाद अंक आएंगे, तो अंकों को देखें कितने अंक है, 1, 2, ये नहीं है, ये नहीं है, 3, 4, 5। तो टोटल 5 अंक है, 5 अंक है, तो 5 अंक यहाँ पे आ जाएंगे। तो 5 ये 10 हो जाएंगे टोटल। तो दाएं छोर से 10वां ये होगा जो पहला अंक होगा। समझ पा रहे हो बात को? तो पहला अंक कौन सा आएगा? अंकों को क्या करना है, अंकों को अल्फ़ाबेट्स के बाद अवरोही क्रम में, अवरोही मतलब घटते क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले सबसे बड़ा अंक आएगा। तो सबसे बड़ा अंक इसमें कौन सा है? 8 से बड़ा कोई सा नहीं है, तो 8 आएगा, बिल्कुल सही। इस तरीके से आप टाइम बचा सकते थे, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट करें जल्दी से, इंग्लिश में पॉज करके पढ़िए। हिंदी में देखें इसको। एक दुकानदार ने एक पोशाक के अंकित मूल्य पर 13% की छूट दी और उसे इतने रुपए में बेचा। यदि छूट ना दी गई होती तो लाभ 25% होता। पोशाक के क्रय मूल्य का 5/8वां भाग निकालना है। 13% की छूट दी तो 348 में बेचा, तो 100 में से 13% गया तो कितना बचा? 348 जो है ये मार्क प्राइस के 87% के बराबर है, ठीक है। 13% की छूट दे दी तो 100% मार्क प्राइस कितना हो जाएगा भाई? 8 चौक 32, 7 चौक 28, तो ये 4 का मल्टीपल है, तो 400 रुपये क्या आ गया आपका? मार्क प्राइस आ गया। अगर वो कह रहा है अगर मार्क प्राइस पे छूट ना दो तो 125% हो जाएगा ये, 25% का लाभ मिलेगा इसको। तो 400 की वैल्यू जो है 125% के बराबर है। समझ पा रहे हो ना? 400 रुपये में बेचता तो 25% का लाभ होता, यानी 400 जो है वो 125% के बराबर है। तो पोशाक पोशाक का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? तो 125% की वैल्यू ये, तो इंटू 100% की वैल्यू ये, तो ये आ गया क्रय मूल्य। इसका 5/8 निकालना है, तो क्रय मूल्य का 5/8 निकाल दो। तो 20, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 5 से ये 5, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 से ये गया 2 दूनी 4, 200। ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पॉज करें, इंग्लिश में पढ़िए जल्दी से। हिंदी में देखें। निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास पर केंद्रित थी? सामाजिक न्याय और समानता एंड में आते हैं, तो 8वीं 9वीं। तो कौन सी थी सामाजिक न्याय और समानता? ये थी आई थिंक 9th पंचवर्षीय योजना। और पंचवर्षीय योजना के सारे एमसीक्यूज रट लेने भाई, कहीं के भी हो कैसे भी हो, पंचवर्षीय योजना पूछी ही जाएगी। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या क्या बताना है? पहला ऑप्शन देखें। पहला क्या क्या बना दिया इसमें, तो लग ही नहीं रहा ना, ये तो बीच में से ही वो कर दिया, ये नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन हो सकता है क्या? सेकंड ऑप्शन हो सकता है। थर्ड ऑप्शन, ये इसमें बाहर से ये निकाल दिया थर्ड ऑप्शन में, ये थर्ड भी नहीं हो सकता। फोर्थ भी बीच में से काट दिया, तो आई थिंक सेकंड ऑप्शन ही करेक्ट लग रहा है। तो सेकंड ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन है भाई। तो पेपर को फोल्ड करेंगे, तो जब ये इधर से इधर खुलेगा, तो इधर से इधर जब खुलेगा तो मिरर इमेज बनाएगा। तो मिरर इमेज देखे, ये वाली मिरर इमेज नहीं है, ये है, ये भी है और ये भी है। तो अगर इसको ऐसे खोलेंगे तो भी मिरर इमेज बननी चाहिए, तो ये है। ये तो मिरर इमेज आमने सामने की नहीं है, ये भी नहीं है मिरर इमेज। तो एक ही ऑप्शन है जो मिरर इमेज का दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज दी करेक्ट आंसर। पेपर फोल्डिंग का मैंने आपको बताया मिरर इमेज बनती है, हर एक मॉक में मैं आपको बताता हूँ। इंग्लिश में पॉज करिए जल्दी से, फिर हिंदी में देखते हैं। वित्त मंत्रालय द्वारा तय तय किए गए वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के तहत अनिवार्य ई चालान के लिए नई सीमा क्या है? ई चालान के लिए नई सीमा क्या है ये बताना है आपको। पता नहीं भाई, कुछ सीमा होगी, ये तो करंट अफेयर का, और पता नहीं क्या है भाई। ई चालान कितने तक का? 1 करोड़ रख दो यार, 1 करोड़ बहुत होता है। आई थिंक 1 करोड़, तुक्का मारते हैं, लेट्स सी। इंग्लिश में पॉज करिए जल्दी से, फिर हिंदी में देखेंगे इसको। क्या बोला इसने, ये कोड दिए हुए हैं, सॉफ्ट कॉनकर के लिए कौन सा संभावित कोड कोड हो सकता है ये पूछा है इसने, ठीक है। तो सॉफ्ट और कॉनकर कहाँ लिखा है भाई? सॉफ्ट और कॉनकर, तो कॉनकर यहाँ लिखा है, सॉफ्ट यहाँ लिखा है। तो अगर हम देखें इसमें सॉफ्ट का कोड होगा, तो इन तीनों में सॉफ्ट और कहीं है क्या? देखो, यहाँ पे सॉफ्ट नहीं है, यहाँ पे भी सॉफ्ट नहीं है। तो सॉफ्ट केवल इसमें है, बाकी किसी में नहीं है। तो इट मीन्स कि जो इसमें ये जो कोड है ना, इनमें से कोई एक ऐसा कोड है जो बाकी किसी में नहीं होगा, वही सॉफ्ट का होगा। तो B4 यहाँ पे है, B4 और कहीं है क्या?
नहीं तो B4 होना चाहिए। बाकी देखो F3 यहाँ पे है, F3 यहाँ पे है, H8 यहाँ पे है, H8 यहाँ पे है, तो B4 हो गया किसका? सॉफ्ट का। तो B4 यहाँ पे है, ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म, B4 हो गया। उसके बाद कॉनकर का, तो कॉनकर का क्या है भाई? कॉनकर यहाँ पे है, और कहीं पे है क्या कॉनकर? नहीं। तो कॉनकर अगर यहाँ पे है तो इसके अंदर जो कोड है वही होना चाहिए, बाकी किसी में नहीं होगा वो कोड जो यहाँ पे है। तो D2 यहाँ पे है, D2 बाकी जगह पे नहीं है, तो D2 हो गया। और F3 यहाँ पे है, F3 यहाँ पे है, तो F3 तो हो ही नहीं सकता। D2 ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लिश में पॉज करिए जल्दी से, हिंदी में देखेंगे इसको। किसने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक पार्टी की स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक आप सभी को पता है किसने स्थापना की थी? सुभाष चंद्र बोस जी ने 39 में। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लिश में पॉज करिए जल्दी से, हिंदी में पढ़ेंगे इसको फिर। क्या बोला इसने? अंशुल साइकिल से 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 5 घंटे में और कार से इतने की चाल से 10 घंटे में यात्रा करता है। औसत चाल बतानी है। देखो औसत चाल होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस इसने कितना कवर किया? देखो साइकिल से इतने की स्पीड से 5 घंटे तक ये चला, तो 1 घंटे में इतना चला था, तो 5 घंटे में कितना चलेगा? 5 × 3 = 15, 6 × 5 = 30, तो 180 किलोमीटर चल गया है। प्लस 15 की स्पीड से 10 घंटे तक चला ये कार से, तो 150 किलोमीटर यहाँ चल गया। और टोटल टाइम कितना लगा इसको? 10 घंटे यहाँ पे, 5 घंटे यहाँ पे, तो 15 घंटे ये चल गया। तो कितना हो गया? 330। 330/15, तो 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 22, ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर हो। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सारे मैथ्स के दे रखे हैं क्या एंड में? हिंदी में देखें इसको। आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 24 सेंटीमीटर अधिक है, तो लंबाई बराबर इसकी चौड़ाई से 24 सेंटीमीटर अधिक है। आयत का विकर्ण इतना है, तो लंबाई का माप बताना है कितना होगा। विकर्ण आपको पता है क्या होता है? रूट के अंदर L² + B²। ठीक है। ये बराबर दे रखा है आपको 6√26। तो L की जगह पे आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा B + 24। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। और कोई तरीका है या फिर स्किप करें अभी इसको? लंबाई पूछ रहा, लंबाई कितनी होगी? ये बराबर अगर ये दे रखा है, तो अगर इसका रूट हटाऊं मैं, तो रूट हटाने के लिए स्क्वायर करना पड़ेगा दोनों साइड। तो अगर मैं इसका स्क्वायर कर देता हूँ तो ये कितना हो जाएगा? 6×6 = 36 × 26। ठीक है। तो L² + B² बराबर 36 × 26 है। तो L² + B² बराबर 36 × 26 है। तो L² + B² बराबर 36 × 26 है। तो इसको जल्दी से देखें। 6×6 = 36, 18 और 3 = 21, 36 दूनी 72, तो 6, 3 और 9। तो यानी कि इन दोनों का जो स्क्वायर्स का सम है ना, वो आएगा 936। लंबाई की माप अगर ऑप्शन में दी हुई है, ऑप्शन में एक लंबाई की माप है, तो अगर लंबाई 40 है तो 40 का स्क्वायर ही 1600 हो जाएगा। तो ये 936 कैसे होंगे दोनों? तो ये तो नहीं हो सकता पहला। दूसरा 32 है, तो 32 का स्क्वायर भी 900 से ज़्यादा हो जाएगा, तो ये भी नहीं होना चाहिए। तीसरा 48 का स्क्वायर भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। एक ही ऑप्शन बचा। तो अगर लंबाई 30 है तो 30 का स्क्वायर 900, और चौड़ाई इससे 24 सेंटीमीटर कम है, यानी कि 6 है चौड़ाई, तो 6×36 = 936। ऑप्शन से पुट कर दिया हमने। बहुत बढ़िया, बेहतरीन। ऑप्शन से आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। पॉज करिए जल्दी से, हिंदी में देखें इसको। जैसे जैसे पूछा जल्दी से बता देते हैं इसको। दाएं छोर से 17वें पद के दाएं छोर से 7वां पद। दाएं छोर से 17वां देखना, यहाँ से 17वां, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, तो ये 17वां पद आ गया। इसके दाएं छोर से सातवां सातवां, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 5 हो गया। ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे भाई सारे एंड में मैथ्स के डाल दिए गए इसने। देखें क्या बोला इसने। सोमवार से गुरुवार तक स्टोर जेड में पानी की बोतलों की औसत बिक्री। तो स्टोर जेड में सोमवार से गुरुवार, तो सोमवार मंगल बुध गुरु यहाँ तक किसमें स्टोर जेड में कितनी बिक्री हुई है? ऑरेंज वाले में देखना है। तो 200, 390, 390, 400, 560, 580 और 880। तो 880 एवरेज निकालना है। चार है ना, 1 2 3 4, तो इनका एवरेज कितना हो गया? 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 220। ठीक है। और मंगलवार और शुक्रवार, सोमवार मंगलवार और शुक्रवार को स्टोर वाई में पानी की बोतलों की औसत बिक्री के बीच अंतर बताना है। तो सोमवार
स्टोर वाई को निकालना है ना, सोमवार, अरे यार सोमवार 270 है, सोमवार मंगलवार और शुक्रवार, ये तो 270 210 480 और 300 780। तो इनका एवरेज कितना हो गया, 3 दूनी 6 3 6 18 260। एवरेज ही पूछा है ना, हाँ इनके बीच का अंतर कितना हो गया, 40। अंतर पूछा 40, ऑप्शन नंबर 40 तो दे ही नहीं रखा। अच्छा बॉटल की संख्या जो हंड्रेड्स में है, तो 40 की वैल्यू हो जाएगी 40 100, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। अरे तेरी ये भी मैथ्स का दे दिया भाई। थीटा बराबर 30 है तो 10 स्क्वायर थीटा, तो 10 30 कितना होता है, 1/√3। तो इसका स्क्वायर इंटू में cos 30, तो cos 30 कितना होता है, cos 30 कितना होता है, √3/2 की क्यूब दे रखी है। कितना हो जाएगा इसकी क्यूब, इसको निकालें तो 1/3 हो गया, इंटू 3 √3, और नीचे आ गया 2 की क्यूब, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 3 से 3 गया, तो √3/8, ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, आसान सा ही था ये तो। अबे भाई सारे ही मैथ्स के दे रखे हैं क्या यार ये। आंकड़ों का माध्य निकालना है जल्दी से। माध्य मतलब होता है एवरेज, तो एवरेज निकालो। 8 4 12, 8 20 और 1 21 4 25, 30 6 36, 36 5 41, 6 47, 4 51, 5 और 1 6 7 6 13, 13 और 7 20 और 1 21 4 25, 26 27 28, 30 और 4 34, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 ये संख्याएं हैं, 10 से डिवाइड करेंगे 34.1, ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पढ़ लो जल्दी से पॉज करके, हिंदी में देखें। मेंसुरेशन का क्वेश्चन है ये। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, यदि गोले की त्रिज्या अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर है तो गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है जिसकी त्रिज्या अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर है, और अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3πr², ये दे रखा है, ठीक है। और गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है आपका, 4πr², और रेडियस बराबर है, तो ये तो आसान हो गया ना। 3πr² की वैल्यू ये दे रखी है, तो अगर मैं 1πr² की वैल्यू निकालूं, देखो 3πr² की वैल्यू ये दे रखी है मेरे को, और 1πr² की वैल्यू निकालनी है, तो मेरे को यहाँ पे 3 को ले आया मैं डिवाइड में, तो 3 एकम 3, 1 बचा 3 3 9, 2 बचा 3 8 24, 3 6 18, तो ये आ गई 1πr² की वैल्यू। और मुझे 4πr² की वैल्यू निकालनी है, तो इंटू 4 कर दूंगा, तो 4 6 24, एन में यूनिट डिजिट 4 आएगा, तो एक ही ऑप्शन है जिसमें 4 है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलो भाई टाइम जा रहा था बहुत ज़्यादा, और टाइम से पहले ही हमने इसको समाप्त कर दिया। तो 94 अटेम्प्ट किया, और आज का मॉक ठीक था। आज के मॉक में मैथ्स और रीजनिंग के कोई इतने ज़्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चंस नहीं थे जितने हमेशा मोस्टली आते हैं, ठीक है। तो अच्छा मॉक था आज का मॉक टेस्ट, ठीक है। आई थिंक एक दो ही क्वेश्चन गलत होने चाहिए इसमें से, बाकी तो सारे करेक्ट ही होने चाहिए। तो 94 हो गए, अब तुक्का ज़्यादा नहीं मारेंगे, इसको सबमिट करते हैं जो भी इसका रहता है, ठीक है। चलिए 20 सेकंड पहले हम सबमिट कर रहे हैं इसको, टाइम कम था फिर भी हमने टाइम से पहले ही सबमिट कर दिया। लेट्स सी। तो भाई इसका एनालिसिस देख लें, सॉल्यूशन एनालिसिस क्या है इसका हमारा। आ जाओ भाई, समरी कहाँ चली गई। आज हमने इसमें 5 इनकरेक्ट कैसे कर दिए भाई। 89 हमारे करेक्ट हुए हैं, और 5 हमने इनकरेक्ट कर दिए, जो कि थोड़ा गलत बात है। आज तो हमने तुक्के भी नहीं मारे थे भाई ज़्यादा, मतलब एंड में जो तुक्के मारते हैं वो नहीं मारे थे ना। मैथ और रीजनिंग में तो कोई गलत नहीं है, ये ठीक बात है कि मैथ और रीजनिंग में जो जो हमने अटेम्प्ट किए, मैथ और रीजनिंग तो कंप्लीट बिल्कुल सही है, ठीक है। आज हमारी जीएस में 5 क्वेश्चंस गलत गए हैं, गलत बात है भाई ये तो बिल्कुल। तो कुल मिला के ये था आज का मॉक टेस्ट भाई, देख लो, ठीक है। इसमें ये सेक्शनल आपको दे रखा है स्कोर, और ये ओवरऑल दे रखा है। हमारे 5 क्वेश्चंस गलत हुए हमसे, और 89 हमारे करेक्ट रहे हैं, तो टॉप स्कोर देख रहे हो आप, 100 है, ठीक है। ये तो पॉसिबल ही नहीं है भाई। तो भाई टोटल स्कोर हमारा ये रहा, 89 करेक्ट रहे हैं। और आज का मॉक टेस्ट बाकी मॉक टेस्ट जो पिछले इसके रहे हैं उसके कंपैरिजन में तो ईजी ही था, ठीक है। अब ये देख लेते हैं भाई कि इसमें गलत कौन से हमने किए हैं और कौन से हमारे
स्किप हुए हैं क्वेश्चंस, ठीक है। देखें हम इसको। आजा भाई, इतना लेट क्यों करते हो? तो पहले गलत वाले देख लेते हैं, 5 कौन से गलत किए हमने। बेंजीन एक महत्वपूर्ण हाइड्रोकार्बन है जिसका उपयोग मुख्य रूप से उत्प्रेरक नहीं है, इसका है प्रारंभिक सामग्री। चलो फिर जल्दी जल्दी से आंसर ही देख लेते हैं इसका, है ना। जो जो हमने गलत किया उसके आंसर्स देख लो आप। ये हमने गलत किया है। नेक्स्ट। अच्छा, इसका हमने उत्तर प्रदेश लगाया था, सोच रहे थे उत्तर प्रदेश नहीं होगा, बट हरियाणा तो सोचा ही नहीं था। ये कैसे हो गया? इसको देख लो भाई, ये हमारा गलत हुआ है। ये तो पहले भी मॉक में आया हुआ था, ये कैसे गलत कर दिया? चलो देखो जल्दी जल्दी से, जो उनसे क्वेश्चन हमने गलत किए उसको देख लेते हैं पहले। ओह शिट, ये भी 1 करोड़ नहीं था, ये 5 करोड़ था। ये याद रखना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन। हो गए, तो ये हमने गलत किए थे। अब देख लेते हैं जो हमने अनअटेम्प्टेड छोड़े हैं, जो स्किप किए थे उसका आंसर देख लो जल्दी जल्दी से। इसमें हम अटक गए थे ना, इसका आंसर क्या है भाई? इसका आंसर ये है, और हम अटक गए थे डायग्राम बना के। डिटेल सॉल्यूशन अगर चाहिए आपको तो आपको इनका बाय करना पड़ेगा ये पास। तो देख लेंगे इसको भी भाई। इसकी राजधानी ये किसकी राजधानी है? नॉर्वे की। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका सही आंसर क्या है? ये क्या दे रखा था ये? 16 वर्ष से कम बच्चों पे प्रतिबंध। समझ ही नहीं आया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ भाई, ये थोड़ा सा टिपिकल सा था। इसका सही आंसर क्या है? 2 है। चलो भाई, टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है तो इसको भी देख लेंगे। देख लेना आप लोग भी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से। इसका आंसर सही क्या है? 6 है इसका आंसर सही, ठीक है। नेक्स्ट हमने कौन सा स्किप किया है? इसका सही आंसर क्या है भाई? ये इसका सही आंसर है, देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। यही हमने स्किप किए थे, जिनके आंसर्स आप देख चुके हो, ठीक है जी। तो ये हमने स्किप किए हुए के आंसर्स देख लिए, रॉन्ग आंसर्स हमने देख लिए। तो भाई ये था हमारा आज का मॉक टेस्ट, ठीक है जी। तो जिसमें हमारा स्कोर ये रहा, बाकी सब चीज़ें सेक्शनल और सब चीज़ें समरी ये रही। अच्छा मॉक टेस्ट था आज का, बढ़िया था। नॉर्मल सा मॉक टेस्ट था। बाकी भाई एग्ज़ाम डेट आपको पता है आ चुकी हैं। डेली मॉक लगाते रहिए, डेली मॉक लगाना है आपको, ठीक है। हो सकता है किसी दिन 2 लगा लो, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी भी दिन एक मॉक ना लगाया हो। डेली मॉक लगाना है, और 2 लगा सकते हो तो 2 लगाने हैं, ठीक है जी। तो बढ़िया तरीके से रिवीजन में प्लस प्रैक्टिस में लगे रहिए अच्छे तरीके से, ठीक है ना। तो ठीक है फिर, ये थी आज की वीडियो। और आप अगर कोई सजेशन देना चाहते हैं तो हमारे लिए अगर कोई सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको कमेंट कर सकते हैं सजेशन को। अगर कोई जेन्युइन सजेशन होगा तो उसको मैं फॉलो करने की कोशिश करूँगा, ठीक है जी। तो आप सजेशंस अपने बता सकते हैं। बाकी तो बढ़िया तरीके से पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।